जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं, आपकी काफ़ी दिनों से मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था कि सर कुछ ऐसी सीरीज़ हो जिसमें हम अकाउंटेंसी जो है हमारी 30 मार्क्स के वो हम रिवाइज कर पाएँ। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है, इसमें मैं मैराथन सेशन की फॉर्म में आपको नियर अबाउट 10 लेक्चर्स में पूरी अकाउंटेंसी रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। बट द थिंग इज दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मैं लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट्स तो लाए नहीं, मैंने आपको समझाना है, ठीक है। तो मैं आपको अकाउंटेंसी समझाऊंगा, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है विद एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड या कोई अदर बुक जो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, आप यहाँ से समझोगे। क्योंकि अकाउंटेंसी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको समझ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ से समझोगे, प्लस अपना जो भी मटेरियल है उसके साथ इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और उसके बाद आप कहीं से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। ये जो सीरीज स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, उसमें आपको सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं करनी है, बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। तो हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें किस तरह से कवर कर सकते हैं, उसके लिए सीरीज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या। आपके जो पहले सिलेबस में जो टॉपिक है वही है इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, और उसमें कुछ टर्म्स आपने देखनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट बेसिकली इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? देखो, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं किसी लैंग्वेज के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ, किसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसी तरह एक लैंग्वेज, एक अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जैसे मेरी आपके साथ बात करने में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है ना, इसी तरह अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसके थ्रू एक कोई भी इंटरप्राइज है, कोई कंपनी है, वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, प्लस उसको कम्युनिकेट करेगा टू इट्स यूजर, ठीक है। मान लो कस्टमर्स है, उनको कम्युनिकेट करेगा, या जहां से उसने लोन लिया उसको कम्युनिकेट करेगा। तो होली सोली अगर बोले अकाउंटिंग क्या है, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक लैंग्वेज है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए तो इसमें क्या है, तो बेसिकली यहीं से आपकी पूरी अकाउंटिंग की नींव बनती है, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करना हो, सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? आइडेंटिफिकेशन। देखो, अब मैंने आपको बोला अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब आप इसमें क्या करते हो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, वही लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मेजर कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, मान लो आप एक कंपनी में रहते हो, आप एक कंपनी में काम करते हो और आप बड़े ऑनेस्ट हो, ठीक है। आप बड़े ऑनेस्ट हो, आप बड़े हार्ड वर्किंग हो। तो आप अपनी जो बुक्स बनाओगे, अकाउंटिंग की जो बुक्स बनाओगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, क्या आपकी ऑनेस्टी को, क्या आपकी हार्ड वर्किंग चीज़ों को वो लिखेगा? वहां पर नहीं लिखता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सी नहीं है। तो हम उन्हीं को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, जिनको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकती हैं, सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कोई रॉ मटेरियल लिया हमने, ठीक है, उसको हम मनी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उसको फिर मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें वहां पर लिखना होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। सबसे पहला तो यही है, हमने क्या करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो मनी के टर्म्स में कन्वर्टेबल है या नहीं है। जो भी मनी के टर्म्स में लिखी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, उसी को सिर्फ हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। और मनी की टर्म्स में मतलब क्या होता है, देखो, हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं ना, उसको एक तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मेजर करते हैं। मेजरमेंट किस में होती है? मेजरमेंट होती है उसी कंट्री की करेंसी में, ठीक है। कोई एक कॉमन मेजरमेंट। अब ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में कुछ चीजें आप रुपये में लिखोगे, कुछ रूबल में लिखोगे, कुछ डॉलर में लिखोगे, नहीं। इंडिया में जितने भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, वो एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट होगा। तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? बेसिकली करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो किसी कंट्री की करेंसी में ही आप सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो। तो इंडिया में हम जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे सब रुपये में लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपने पहले तो 2 चीजें आपने कर ली। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपने लिखनी है। तो मैंने आपको बोला जो ट्रांजेक्शन मेजर हो सके मनी में, आपने वो लिखनी है। दूसरा, उसकी मेजरमेंट एक कॉमन सिंगल यूनिट में होनी चाहिए जो किसी कंट्री की करेंसी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर आपको रिकॉर्ड करना है। जो सबसे पहली बुक, ध्यान से सुना, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, मान लो कोई भी लेन देन, एक दुकानदार एक खाते वाली कॉपी बनाता है ना, दिन की पूरी ट्रांजैक्शन जो होती है वहां पर लिखता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई उसको इंटर करना। सबसे पहले जो हम बुक जिसमें इंटर करते हैं सारी ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, ठीक
ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोलते हैं, जहां पर ओरिजिनली जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी एंट्री की जाती है। देखो मान लो आपके दिन के पूरे जितने भी आपकी दुकान है छोटी सी, उसमें मान लो 150 लोग आपसे दिन को ग्राहक आए, उन्होंने सामान खरीदा, तो आप सबका खाता एक कॉपी में लिखते हो, ठीक है। वो जो कॉपी है वो दैट इज नोन है रिकॉर्डिंग। तो मतलब रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहाँ पर होती है? जर्नल, जर्नल होगी या किसी ने कैश बुक बनाई होगी, ये सब जर्नल के अंदर आता है। अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। या कोई सेल्स बुक है, ठीक है, सेल्स बुक भी है, परचेज बुक होती है, ये सारा किसमें आता है? रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड कर दिया पूरे दिन में, जितनी एक दुकान में, सिंपल दुकान समझो, जितने भी बंदे आए उन्होंने जो जो सामान खरीदा आपने उसमें रिकॉर्ड कर दिया। अब भाई आपने उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि एक तरह की ट्रांजैक्शन जो है एक जगह पे लिखना, ठीक है। एक जगह की ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर। आपने एक जगह की ट्रांजैक्शन को अब एक जगह लिखना है। मतलब मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। आपने आज दुकान खोली, आपके दुकान में जो है 50 बंदे आए, तो आपने 50 बंदों को रिकॉर्ड कर दिया ना यहाँ पे जर्नल में, ठीक है। अब 50 बंदों में मोहन भी था, सोहन भी कुछ लेके गया, किसी ने अपना उधार खत्म किया, ये सब हुआ। अब आपने क्या करना, आप शाम को बैठोगे तो यहाँ पर जो आपने मोहन ने जो उधार लिया वो मोहन वाले खाते में चढ़ाओगे, ठीक है। जो सोहन ने उधार लिया था वो सोहन वाले खाते में चढ़ाओगे, ठीक है। तो आप उनको क्लासीफाई करोगे, जिसका जो उधार है वो उसके खाते में चढ़ाओगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो एक नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पर रखते हो। मतलब जो भी आपने जर्नल में बनाया उसको अब आप क्या करते हो? पोस्ट करते हो, उसकी पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग कहां पर होती है? हम दूसरी बुक बनाते हैं, लेजर, उसको क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर क्या होता है? कुछ नहीं, मान लो मोहन है ना, तो मोहन का पूरा अपना एक अकाउंट होगा, ठीक है। अगर यहां पर जो देखो, ध्यान से सुनो, जो आप पहले इनिशियल रिकॉर्डिंग करते हो ना वो डेट वाइज होती है। मान लो आज की जो डेट है, आज की डेट में मान लो 15 है, 14 है, उस डेट में जितने बंदे आए आपने पूरा उनका रिकॉर्ड लिख दिया, उन्होंने कितना कितना उधार लिया। अब शाम को आप उसको जाके चढ़ाते हो, कहां पर चढ़ाते हो? लेजर में। लेजर में जाके आप क्या चढ़ाते हो? मोहन का मोहन के खाते में चढ़ाओगे, सोहन का सोहन के खाते में चढ़ाओगे। बस इस तरह से आपने चीजें करनी होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासीफाइंग, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, जैसे मोहन का अपना अकाउंट बनेगा, ठीक है, मोहन के अकाउंट में चीजें चढ़ाओगे, या सोहन के अकाउंट में चीजें चढ़ाओगे। ये सारा क्या होगा? ये सारा होता है हमारा लेजर वाला खाता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम बनाते हैं चीजों की समरी। क्या बनाते हैं? समरी, ठीक है। समराइजिंग बोलते हैं जिसको। तो समराइजिंग करते हैं हम चीजों को। समराइजिंग करने का मतलब क्या है? देखो अब आपने ये खाता बना दिया, मोहन का, सोहन का, सबके खाते बनाए। अब आपने क्या करना है? इस डाटा को इस तरह से करना है ताकि अंडरस्टैंडेबल हो सके यूजर के लिए, ठीक है। मतलब देखो उस खाते के बेसिस में आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मान लो आपके एक महीने में आप पूरा खाता देखोगे, उस महीने के अंदर कितना उधार लोग लेके गए और कितनों ने पिछला उधार चुकाया, ठीक है। ये सारी चीजें देखें, फिर उसके बेसिस में तुम नई खरीद करोगे और सामान लाओगे, अपनी दुकान में डालोगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ये सारा चीजें जो है समराइजिंग में आती है। इसमें हम कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम समराइजिंग में आता है, ये हम पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ना है। वी हैव प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। उससे पहले जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी जो कंपनी है उसके कितने एसेट्स और लायबिलिटी हैं, वो सब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये प्रोसेस सारा कहाँ पर आता है? समराइजिंग में आता है, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इन तीनों को ही बोलते हैं हम बेसिकली फाइनल अकाउंट्स। इनको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही एक कंपनी की क्या सिचुएशन है वो हमें शो करता है, ठीक है। जो भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बैलेंस शीट से ही शो होती है। तो इन्हीं को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। किसको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट को। तो ये चीज भी याद करना है, ठीक है। फिर समरी बनाने के बाद हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि क्या हमने जो काम किया है उसमें क्या हमें इस साल फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन यहाँ पर होती है। एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें फ्यूचर में और क्या करना है, अपनी कंपनी में किस चीज़ में हमें घाटा हो रहा है, हमें उस चीज़ को जो है कम करना है, कुछ नई चीज़ें लानी है, ये वो। और लास्ट प्रोसेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेट। अब देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक कंपनी खोली हुई है, तुम्हारी कंपनी में किसी ने पैसा तो इन्वेस्ट किया होगा ना। मान लो तुम्हारी कंपनी में ए पर्सन ने पैसा लगाया हुआ है, तो भाई वो तो चाहेगा ना तुम उसको शो करो कि तुम प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस के चल रहे हो। तो यही चीज होती है कम्युनिकेटिंग। फिर लास्ट में आप क्या होता है, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी आपके यूजर हैं उनको आप कम्युनिकेट करोगे ताकि यूजर भी डिसाइड कर पाए ना कि तुम्हारे यहाँ पे पैसा लगाने का हमें फायदा भी है या नुकसान है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये आपका होली सोली बेसिकली अकाउंटिंग है। ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें ये सब ही करना है, ठीक है।
एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको सारा। देखो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा काम है यहाँ पर समझाना, मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहा आपको, जस्ट मैं सभी चीजें समझा दूंगा। इसके बाद आपने जाके इसको सब्स्टिट्यूट करना है टू बुक्स, वो भी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड से कहीं और भी बुक से भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अकाउंटिंग। मैंने कहा अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। जिस तरह से हम कम्युनिकेशन के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, इसलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसके फाइनल रिजल्ट को जिस लैंग्वेज का यूज किया जाए, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन होती है। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोई जो ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में हो सकते हैं तो उसी को आप रिकॉर्ड करोगे। सेकंड, मेजरमेंट, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो मेजर होगी उस कंट्री की करेंसी में मेनली, ठीक है, तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट आपका होना चाहिए। थर्ड प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उनको आप रिकॉर्ड करते हो। जो फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग उसको जर्नल बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिन। इसमें डेट वाइज आप चीजें रिकॉर्ड कर लो। मान लो आज की डेट में कितने लोग आए, कितना उधार लेके गए, वो सारा आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। अब आपने डेट वाइज रिकॉर्डिंग की है, तो एक डेट में 100 बंदा सामान लेके जा रहा है और 100 बंदा पैसे दे रहा है, तो वो तो डेट वाइज है, उसमें तुम्हें क्या पता चलेगा मोहन ने कितना लिया और सोहन का कितना है। फिर आप क्या करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो। जो एक तरह की एक पर्सन का जो खाता है उसको एक पर्सन के खाते में चढ़ाते हो, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब जो भी आपने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, आपकी कैश बुक थी, सेल बुक थी, वहां से उठा के हर एक बंदे के खाते में वो चीज जो है वो डाल दी, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्टिंग। जब भी हम डेटा को जर्नल से लेजर में लेके जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। जब हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल बनाते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जब जर्नल से बुक को, डेटा को हम कहां पर लेके जाते हैं, लेजर में लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्लासीफाई करने के बाद समराइज करा। मतलब आप जो जिसके डेटा है उसके हिसाब से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट लॉस से हमने हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमने बैलेंस शीट बताई कि उस कंपनी के प्रेजेंटली एसेट कितने, लाइबिलिटीज कितने, ये सब चीजें हमें बनाई। ये सारा समराइजिंग में होता है, ठीक है। इनको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने एनालाइज किया कि इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से हमें ये एनालिसिस होगा कि हमारी कंपनी में क्या चीज़ें में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और प्लानिंग फॉर फ्यूचर हम वहां से कर सकते हैं। और फिर हमने कम्युनिकेट करना है भाई, जो यूजर है, इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर, उनको हम कम्युनिकेट करें क्या, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। जो सारा अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आपकी बुक में एक अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है अकाउंटिंग प्रोसेस की, ठीक है। मैं वहाँ उसी डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। अब रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। कहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल में, ठीक है। अब जर्नल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कैश बुक आ जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक में बनी हुई डायग्राम आप देख सकते हो। कैश बुक हो जाता है, परचेज बुक हो जाता है, ठीक है। वी हैव सेल्स बुक, सेल्स बुक हो सकता है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स पेएबल बुक है, जर्नल प्रॉपर है। इन सब में आप क्या करते हो, ये सारी जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर आप इनको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अब यहां से आप क्या करते हो, यहां से आप इसको पोस्ट करते हो किसमें, लेजर में। इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। आप यहां से भी कर सकते हो, और कुछ लोग जो हैं वो जर्नल नहीं बनाते, डायरेक्टली जो है क्लासीफाई उसी के खाते में भी चढ़ा सकते हो। इसको बोलते हैं पोस्टिंग इन लेजर। इसके बाद आप क्या करते हो, समराइजिंग करते हो। समराइजिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप क्या करते हो, समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग लॉस अकाउंट बनाते हो, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। इससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चलता है। फिर आप इन चीज़ों को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हो और प्लानिंग करते हो फॉर फ्यूचर, और लास्ट पे आप कम्युनिकेट करते हो जो भी आपके यूजर होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट टू यूजर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। दिस इज द होली सोली ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है भाई। ये रिवीजन चल रही है ना, तो अगर आप मैं लिखने शुरू हो जाऊंगा तो फिर मेरा क्या फायदा कि मैं मैराथन सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा सिलेबस, ठीक है, टाइमली। तो इसीलिए आप इसमें फोकस करो, समझने में, और साथ में जाके आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे बुक के साथ, तो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जो अभी तक मैंने तुम्हें समझाया, ये सारा किसका पार्ट है, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो हमारी ब्रांचेज है अकाउंटिंग, उसमें एक आ जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आ जाती है मेन जो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या फर्क है तीनों में, देखो। सबसे पहली बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी समरी करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं,
यूजर तक कम्युनिकेट करता है। मतलब जो अभी तक मैंने आपको ऊपर समझाया था कैरेक्टरिस्टिक, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं उसकी कॉस्ट कट किस तरह से करेंगे। देखो मान लो आपकी एक प्रोडक्शन कंपनी है, तो जो आप सामान बना रहे हो उसकी सामान को बनाने में ही अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाओगे? मार्केट में महंगा बेचोगे तो वो तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही करते हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसर्टन करते हैं, प्लस हम देखते हैं ऑपरेशन प्रोसेस या एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट लगेगी। मतलब हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। वो सारी स्टडी जहाँ पर होती है दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो मैनेजमेंट आपकी अकाउंटिंग है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हमारी जनरेट हुई किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से, जो भी इंफॉर्मेशन जो हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमने ये देखा कि हम कॉस्ट किस तरह से कट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाती है। तो दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंट। मतलब डिसीजन मेकिंग वाली जो अकाउंटिंग है दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, ये आपको पता होना चाहिए। अब देयर इज अ डिफरेंस। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एक चीज होती है बुक कीपिंग, एक चीज होती है अकाउंटिंग। देखो आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को मेजर करो मनी के टर्म में। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया उसको रिकॉर्ड करो, किसमें, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करो, क्लासीफाई कहाँ पर करना होता है, लेजर में। ठीक है, ये सब चीजें जो आती हैं, ये सारी चीजें आप किसके अंदर करते हो, बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग का मेनली काम है सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मतलब सिस्टमैटिकली आपके रिकॉर्ड बनाना। सिस्टमैटिकली अगर वर्ड में यूज करूं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, बट अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में ये सब तो होता है बट मेनली अकाउंटिंग इसके बाद शुरू होती है। अकाउंटिंग में हम समरी बनाते हैं, ठीक है, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस, ये सब यहीं पर बनेगी। उसके बाद इंटरप्रेट करना है इनको, ठीक है, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, जो भी इसके यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें एडिशनली किसमें होती हैं, अकाउंटिंग में होती है। तो मतलब बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बच्चा है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन आते हैं और अकाउंटिंग में समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग भी आती है। ये अकाउंटिंग ही बेसिकली नेट रिजल्ट बताते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी की क्या है वो बताती है। ठीक है, अब ये तो रूटीन में करना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ी रूटीन जॉब आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा एनालिटिकल चीजें हैं, यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं। तो ये अकाउंटिंग है, एनालिटिकल है। क्या आपको बुक कीपिंग करने के स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक दुकान में खाता है, तो आप नहीं बैठे हो, आपके फादर बैठे हैं, तो वो भी लिख लेंगे ना कि कौन कितने पैसे का उधार ले गया। ये तो एक आपने बुक में लिखना ही है। सिर्फ इंटरप्रेट करना, एनालाइज करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम सीए को भेजते हैं, स्पेशलाइज स्किल वगैरह चाहिए होती है, तो दैट इज नोन एज दैट इज प्रेफरेबल इन अकाउंटिंग। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक है, मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो समझ आ गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। एक तो हम सिस्टमेटिक अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, इसकी वजह से हम जो भी मैनेजमेंट है उसको हेल्प मिलती है। जो फाइनल चीज़ें हम उनको बताते हैं, हम जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कंपनी एक्ट है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखते हैं। क्या हमारी अकाउंटिंग जो है उसके सिर्फ फायदे हैं कि उसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी अकाउंटिंग की? बिल्कुल, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि जैसे मान लो अगर कोई एक चीज़ के क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है वो बड़ा ऑनेस्ट है, तो उसकी ऑनेस्टी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव चीज़ें इसकी लिमिटेशन है क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। सेकेंड, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, फुल्ली एग्जैक्ट आप इसको मान नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें एस्टिमेट की जाती हैं। अब भी जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आगे काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर एस्टिमेट की जाती हैं। ठीक है, और दूसरा, इसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। जो आपके प्राइस चेंज होते हैं ना, उसको यहाँ पर अकाउंटिंग में इतना कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये भी एक इसका लॉज है, मतलब जो प्राइस चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहाँ पर नहीं ली जाए। ये मान के चलते हैं कि वैल्यू जो है मनी की वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये इससे भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, जो पर्सन बना रहा है अकाउंट, तो वो थोड़ी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, तो मैनिपुलेशन से भी ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो
यूजर्स के लिए बेनिफिशियल, हम लास्ट में किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर को। तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं, एक होते हैं वी हैव इंटरनल यूजर, ठीक है, एंड सेकंड वन वी हैव एक्सटर्नल यूजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल? इंटरनल यूजर, मान लो अगर मेरी कंपनी है तो मैंने कंपनी में पैसा लगाया तो मैं कंपनी का ऑनर हूं, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है ना, जो फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करिए पैसा लगाया यहाँ पर, ठीक है। मान लो कोई इंप्लॉय है, ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे इंटरनल यूजर आ जाते हैं, ठीक है। मान लो इंप्लॉय है, कोई वर्कर है, तो अगर सपोज करो अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कंपनी प्रॉफिट में चलेगी, तो इंप्लॉयज को बोनस वगैरह मिलेगा। एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं, जैसे मान लो किसी बैंक से मैंने लोन उठाया हुआ, तो बैंक को भी तो पता होना चाहिए जिसको हम लोन दे रहे हैं वो क्या कंपनी कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है, लॉस में चल रही है, ठीक है। या मान लो किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है कंपनी में, ठीक है, कोई इन्वेस्टर है, किसी ने कंपनी को उधार दिया हुआ है, क्रेडिटर, ठीक है, किसी ने कंपनी को उधार दिया तो वो भी देखेगा, ठीक है। और मान लो पब्लिक जो है वो भी एज तरह के एक तरह का एक्सटर्नल यूजर होती है, ठीक है, पब्लिक भी एक तरह का एक्सटर्नल यूजर होती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल यूजर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्रेडिटर, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, तो ये पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर एक चीज होती है और डेटर दूसरी चीज होती है, ये डिफरेंस अभी देख लो क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा आगे, ठीक है। आज हमने मेनली यही देखना है, अकाउंटिंग को समझना है, अकाउंटिंग में जो डिफरेंट फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं उनको समझना है, और इफ टाइम परमिट्स तो हम जो है अकाउंटिंग की अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स जो हैं वो देख लेते हैं, वहां से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, देखो अगर एक कंपनी है एक्स कंपनी, उसने अब जो कंपनी में उधार लेने की जरूरत तो पड़ती है, उसने मान लो एक्स कंपनी है, उसने इस पर्सन ए पर्सन से उधार लिया हुआ है, तो ये ए पर्सन जो है वो कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो अब कंपनी की ये लायबिलिटी है कि कंपनी ने इस बंदे को पैसे देने, तो जब भी एक क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने उसे पैसा लिया हुआ है, कंपनी ने उसको वापस पैसा देना, लायबिलिटी मतलब उधारी है, ठीक है। डेटर क्या होता है, डेटर मान लो ये एक्स कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी ने क्या किया है, ए पर्सन को मान लो सामान दिया हुआ, ए पर्सन ने अभी पैसा नहीं दिया कंपनी को, तो ए पर्सन कंपनी के लिए डेटर है, क्योंकि ए पर्सन से कंपनी ने अभी पैसा लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे लिए एसेट है, वो आज नहीं तो कल पैसा देगा, तो वो हमारे लिए एसेट है। तो डेटर और क्रेडिटर में, क्रेडिट मतलब होता है उधार, ठीक है, क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे कंपनी ने उधार लिया हुआ है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने उसको वापस उधार देना है। और डेटर वो होता है जिससे कंपनी ने पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए डेटर, वो हमारे लिए एसेट है, वो आज नहीं तो कल हमें पैसा देगा और हमने उससे पैसा लेना। तो ये क्रेडिटर और डेटर वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ये तो इंपॉर्टेंट था आपका अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। देखो बढ़ने से पहले मुझे लगता है जितना पढ़ें पहले उसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये अकाउंटिंग तो बेसिक जो है ये हो गया, इसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट सारी कवर करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कम्युनिकेट किया जाता है। इसके कैरेक्टर्स में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, उसकी मेजरमेंट करनी है कॉमन मेजरमेंट यूनिट में, ठीक है, जो करेंसी होती है डिफरेंट कंट्रीज की। फिर उसको रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनती है, मतलब जैसे एक दुकान में डेली की, यहाँ पर जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जर्नल, अभी हमने ये सब पढ़ना है, जर्नल में जो रिकॉर्ड होती हैं चीजें वो सारी रिकॉर्ड होती हैं डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज मेनली चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अब वो तो डेट वाइज, अब उसको अपने अपने खाते में पर्सन के डालना, डायरेक्ट उन्होंने क्लासीफाइंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। फिर हमने देखा क्लासीफाई के बाद हमने समरी बनाई, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। फिर हमने उस चीज को एनालाइज करना है ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकें अपनी कंपनी के लिए। और जो भी यूजर्स हैं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल यूजर, मैंने आपको समझा दिया। इंटरनल यूजर वो जैसे इंप्लॉयज हो गया, जैसे ऑनर हो गया, प्रोपराइटर हो गया, प्रोपराइटर वो होता है जो एक ओन करता है कंपनी को, पार्टनर्स हो गए जिन्होंने कंपनी खोली हुई है, वो सारे, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना है। एक्सटर्नल यूजर जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है कंपनी में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अकाउंटिंग प्रोसेस हमने देखा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड जर्नल में कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, इन सब में करो, उसको क्लासीफाई करो, मतलब लेजर में लेके जाओ, डायरेक्टली भी लेके जा सकते हो, उसके बाद समराइज होता है, फिर एनालाइज होता है, फिर कम्युनिकेट होता है यूजर को, ठीक है। ब्रांचेस देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये ऊपर जो समझा था, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद कॉस्ट कटिंग, ठीक है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के साथ डील करता है, कॉस्ट कंट्रोल, और इनकी हेल्प से, दोनों की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ चीजों के साथ आता है, और अकाउंटिंग उससे बढ़ के समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग और एनालिटिकल चीजों के साथ भी डील करता है, ठीक है। लिमिटेशन ये कि इसमें क्वालिटेटिव है, एग्जैक्टली पिक्चर कई बार शो नहीं करता है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस चेंज को कंसिडर नहीं करता है, मान के चलते प्राइस टेबल है, मैन्युपुलेशन भी अकाउंट की हो सकती है,
विंडो ड्रेसिंग रहती है, क्योंकि जो अकाउंट्स बनाएगा अकाउंटेंट है वो कुछ वेरिएशन कर सकता है। इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर मैंने आपको बता दिया, क्रेडिटर और डेबिटर बता दिया। एक चीज और होती है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक चीज होती है शेयर होल्डर। ठीक है, ये देखो कुछ अभी ना हम एक बेसिक समझ रहे हैं, ये जो टर्म्स मैं आपको अभी समझाऊंगा या समझा रहा हूं ये ऐसी टर्म्स है जो आपके पूरी अकाउंटिंग में यूज होगी। जब हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ये अगर इन चीजों के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, तो फिर तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा खर्चा कौन सा है तुम्हारा प्रॉफिट कौन सा है, तो तुम उसको डेबिट साइड में करोगे या क्रेडिट साइड करोगे, वो कैसे सीखोगे। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए तो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर क्या होते हैं। ठीक है, इनका फर्क भी आपको पता होना चाहिए। देखो शेयर होल्डर वो हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। शेयर खरीदने का मतलब कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, मान लो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब आप भी उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो। ठीक है, आपने मतलब फाइनेंशियल वहां पर पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो होते हैं शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर वो हैं कंपनी के एक्टिविटीज किस किस पर्सन को इंपैक्ट करेगी, कंपनी की एक्टिविटीज किस किस पर्सन को इंपैक्ट करेगी, वो होते हैं स्टेक होल्डर। इसमें इंप्लॉय भी आ जाते हैं, इंप्लॉय भी स्टेक होल्डर है ना, कंपनी में कुछ भी होगा इंप्लॉय में। इसमें हम कस्टमर भी उसके क्या आ जाते हैं, स्टेक होल्डर हैं। जनरल पब्लिक भी स्टेक होल्डर है। मान लो एक कंपनी है, जिस कंपनी का अगर कंपनी जो है कोई चीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और वो हम खरीद रहे हैं, मानो वो कल कंपनी प्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो हमें भी तो नुकसान हो रहा है ना, तो हम उसके स्टेक होल्डर है। ठीक है, शेयर होल्डर होता है जिसने कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का खरीदा हुआ है बीच में, और जब कंपनी कुछ कमाएगी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो होते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो स्टेक होल्डर बड़ी टर्म है। स्टेक होल्डर में मतलब उस कंपनी की ऑपरेशन एक्टिविटी से जिस जिस बंदे को असर हो सकता है वो सारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहां आपका पहला जो सिलेबस में आई थिंक टॉपिक ही ये है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड रेलिवेंट टर्म्स। ठीक है, तो वही आप देखेंगे कुछ टर्म। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। देखो मान लो एक कंपनी शुरू होती है, एक कंपनी इकलौता बंदा भी शुरू कर सकता है जिसको बोलते हैं प्रोपराइटर। ठीक है, तो उस सेकंड पार्टनर्स मिलकर भी, हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी होते हैं, 3-4 पार्टनर मिलकर भी एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या मान लो कोई किसी बंदे ने कंपनी का शेयर खरीदा हो तो उसने भी कंपनी में पैसा लगाया हो। तो कैपिटल क्या होता है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ कंपनी में। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, जो भी कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट हुआ दैट इज नोन एज कैपिटल। अब वो इकलौते बंदे ने लाए, मान लो मेरी सिंगल कंपनी, मान लो अवेकनिंग क्लासेस मेरी कंपनी है, तो मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अकेला मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आ गया हमारा, मैं प्रॉपराइटर हूं तो डैट इज नोन एज, वो मेरी कैपिटल है। इसी तरह अगर 4-5 पार्टनर हैं हम, तो हमने पैसा मिलके लगाया हुआ है, तो वो भी एक तरह की कैपिटल हम इन्वेस्ट करें तो उसमें आएगा कि पार्टनर्स ने पैसा डाला। और मान लो तुम फ्यूचर में शेयर खरीद लेते हो, क्या अवेकनिंग क्लासेस चलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, तो तुमने भी पैसा इन्वेस्ट किया ना अपना, तुमने जब शेयर खरीदे होंगे मुझे पैसा दिया होगा ना कंपनी को, अवेकनिंग क्लासेस को दिया होगा, तो वो ये सब किस में आता है, कैपिटल में आता है। ठीक है, अब देखो सिंपल एक चीज समझना, अभी हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाए नहीं बट फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अभी हमने ये पढ़ना है आगे जाके, बट फिर भी मैं आपको पहले ही क्लियर करूंगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस अलग है, ठीक है, और ऑनर अलग है। बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, बिजनेस को बिल्कुल टोटली अलग माना गया। इसके बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो मान लो अगर मैंने अवेकनिंग क्लासेस में पैसा लगाया हुआ है, तो जो मेरी अकाउंट्स बनेंगे उसमें जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो बिजनेस के लिए, अवेकनिंग क्लासेस के लिए वो लायबिलिटी होगा। क्या होगा, लायबिलिटी। तो मतलब जो भी कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कि उसने ऑनर से ये पैसा उधार में लिया, उसने ऑनर को पैसा देना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी कैपिटल है, कैपिटल एक किस्म की लायबिलिटी है, उधारी है बिजनेस के लिए, बिजनेस को वो पैसा वापस देना है ऑनर को। ठीक है, तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो कैपिटल कोई ऑनर लेके आया है, कोई पार्टनर लेके आया, कोई शेयर होल्डर लेके आया, वो एक बिजनेस के लिए उधारी है, लायबिलिटी है, और वो बिजनेस ने वापस क्या करना है, उसको देना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो भी लायबिलिटी है उसको कैपिटल को क्या कंसीडर किया जाएगा, लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई पेपर में बोले कि अगर आपको किसी के कैपिटल निकालनी हो तो आप कैपिटल कैसे नहीं, देखो कंपनी के जितने एसेट हैं, ठीक है, और उसमें से अगर आप जितनी कंपनी की लायबिलिटीज हैं उसको माइनस कर दो। ठीक है, एसेट
और लाइबिलिटी क्या होती है अभी समझाता हूँ। तो वहां से आप कैपिटल को निकाल सकते हो। तो कैपिटल क्या होता है, एक कंपनी के कितने एसेट्स हैं उसमें से कंपनी की लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, ठीक है। अब एसेट लाइबिलिटी क्या होता है वो समझते हैं पहले, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधार। क्या होता है उधार, मतलब जो अमाउंट एक बिजनेस ने पेएबल अमाउंट जो है बिजनेस ने पे करना है किसी को, ठीक है। मतलब एक बिजनेस ने कितना अमाउंट किसी को पे करना है वो हमारी क्या होती है, वो होती है लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब हमारे पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि ये पैसा हमने पे करना ही करना है किसी को, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी वी हैव इंटरनल लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी हो सकते हैं। देखो मानो कोई इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी मान लो एक ऑनर ने जो पैसा लाया, मैंने अभी आपको बताया इंटरनल लाइबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैपिटल। मान लो एक ऑनर है, उसने जो कंपनी में पैसा लाया वो कंपनी के लिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है बिजनेस अलग है ऑनर अलग है। तो जो ऑनर ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो ये हमारी एक इंटरनल, एक बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी बनती है कि बिजनेस ने वो पैसा वापस देना है किसको, उस जो जिस ऑनर को। तो ये एक तरह की आपकी इंटरनल उधारी है, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है आउटसाइड, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, जो मतलब बिजनेस के बाहर के बंदे हैं, ठीक है। मान लो अगर सपोज करो किसी बंदे से उधार लिया तो वो क्रेडिटर है, तो बिजनेस जो भी कंपनी है उसने क्रेडिटर को वापस पैसा तो देना ही है ना। मान लो सपोज करो मेरी एक कंपनी है जो क्या बनाती है, गुड्स बनाती है, कुछ बना, मान लो मैं इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है। अब मैं इन्वर्टर बनाने के लिए कुछ सामान किसी से रॉ मटेरियल तो लाऊंगा ना। मानो मैं वहां से रॉ मटेरियल उठा के ले आया, ठीक है, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो वो उसको मैंने पैसे देने हैं ना अभी। तो मतलब ये क्या है, ये एक तरह की लाइबिलिटी उधारी है जो मुझे पे करनी है। तो क्रेडिटर को हमने पैसे देना, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आता है। मान लो आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, बैंक से लोन लिया हुआ है एक तरह का, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। बैंक का लोन भी तो आपको चुकाना है ना। तो एक चीज होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी क्या होती है, ओवरड्राफ्ट भी एक तरह की लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो मानो आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो, सॉरी आप एक बैंक में खाता अपना होल्ड करते हो। तो आप क्या करते हो, आप रेगुलर एम्प्लॉय और आपने अपना खाता मेंटेन रखा हुआ, तो बैंक क्या आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मान लो आपकी लिमिट जो है 2 लाख ही है, बट बैंक आपको बोलेगा आपका खाता मेंटेन है तो आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हो, 50,000 ले सकते हो। आपकी अकाउंट में 2 लाख है बट बैंक आपको बोलता है कि आप 50,000 एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, आप चुका देना। तो बाद में आपको चुकाना तो पड़ता ही है ना, तो मतलब एक तरह का वो भी आपके सिर्फ लोन ही है, तो ये भी आपकी एक लाइबिलिटी है। तो आई होप आपको लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझ आएगा। तो लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो होती है वो है कि आपने कितना उधार किसी को पे करना है, जो आपके सिर पे उधारी है वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह कुछ लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी भी होती हैं, ये भी याद कर लेना, और कुछ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो बिजनेस की टर्म में ना जो भी लाइबिलिटी, जो भी उधारी आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है उसको बोलते हैं आपकी करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मान लो आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, मान लो आपने क्रेडिटर, जहां जिस दुकान से आप सामान लाते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो अपनी कंपनी के लिए, वो भी आपका क्रेडिटर है। तो ये सारे किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो आपने 1 साल से ज्यादा टाइम में आपने वापस, मान लो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, मान लो आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स मान लो गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म लोन के लिए एक आपको फड़का दे देती है, ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म लोन है, उसको बोलते हैं डिबेंचर। तो वो भी एक तरह आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट वो जो 1 साल के अंदर आपने पे करना है, और नॉन करंट जो है जो 1 साल से ज्यादा टाइम में आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो लाइबिलिटी का मतलब है उधारी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ गई एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, ठीक है। एसेट्स एक कंपनी का क्या होता है, देखो एसेट्स होता है जिसकी कोई भी ऐसी चीज जिसकी कंपनी में फ्यूचर वैल्यू हो, मतलब फ्यूचर में आपको वो काम दे। जैसे मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, आपने एक मशीनरी खरीदी, आप उस मशीनरी में फ्यूचर में कितनी चीजें पैदा करोगे, तो वो आपके लिए एसेट है। मान लो आपने एक जमीन खरीदी, ठीक है, जमीन आपके लिए क्या है, एसेट है। तो मतलब जो भी प्रॉपर्टीज एक कंपनी के पास हैं, जो एक एंटरप्राइज ओन करता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, वो सारी, टेंजिबल इनटेंजिबल क्या बोल रहा हूं मैं, टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिसको आप छू सकते हो, इनटेंजिबल है जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है। अब सर इधर क्या है, टेंजिबल इनटेंजिबल। मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी इज टेंजिबल ना, तो वो टेंजिबल एसेट्स है आपका, क्योंकि आप उस मशीनरी के हेल्प से फ्यूचर में और कितने गुड्स प्रोड्यूस करोगे और बेचोगे। बट मान लो आपने एक पेटेंट खरीद लिया 10 साल के लिए, कि मान लो एक दवाई है वो सिर्फ हमारी कंपनी बनाएगी, तो वो 10 साल आप सिर्फ आप ही बना रहे हो ना, तो आपको पेटेंट खरीदना है, तो आपका पेटेंट वो एसेट है, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, इनटेंजिबल है, क्योंकि पेटेंट को छू थोड़ी सकते हो। मान लो आपकी कंपनी की गुडविल है कोई,
ठीक है। गुडविल क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है मतलब वो अच्छी है और उसने जो आपने इन्वेस्टमेंट कर करके कंपनी का इतना बड़ा नाम बनाया हुआ है, ठीक है, तो अब वो आपकी गुडविल के बेसिस पे जो है आपको फायदा हो रहा है इन फ्यूचर में, वो आपका एक इंटेंजिबल है। मान लो कोई चीज़ है कॉपीराइट है, जैसे मैं बोल दूं कि अवेकनिंग क्लासेस के लेक्चर को कहीं पर यूज नहीं कर सकता, तो मेरा कॉपीराइट है, वो एक तरह का मेरा इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो एसेट क्या होता है? एसेट बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक कंपनी होल्ड करे, जो जिसकी फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारी लायबिलिटी भी करेंट और नॉन करेंट होती है, इसी तरह हमारे एसेट भी नॉन करेंट हो सकते हैं, ठीक है, और करेंट एसेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक फिक्टिशियस एसेट भी होता है, ठीक है। ये सारे समझा देता हूँ क्या होता है फिक्टिशियस, ये एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा टर्म, डोंट वरी। अब सबसे पहले नॉन करेंट। नॉन करेंट का मतलब क्या आ गया? मतलब ऐसे करेंट जो जो ऐसे एसेट जो हैं जो अभी आपके लिए यूज में नहीं है, जो फ्यूचर में आपको बहुत काम आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मशीनरी आपने एक उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, आप मशीनरी बेचोगे थोड़ी, आप मशीनरी की वजह से बाकी चीजें बनाओगे, तो वो आपका नॉन करेंट एसेट है। वो 10 साल जब तक मशीनरी चलती, 15 साल, तो आपको वो फायदा देगा ना, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? नॉन करेंट एसेट में। इसी के अंदर आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब करेंट एसेट क्या होते हैं? करेंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक कंपनी को 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट करने पड़ते हैं कैश में, ठीक है। जो एसेट 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट, करेंट का मतलब होता है 1 साल, तो जो एसेट 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं। मान लो कोई गुड्स है, आपकी कंपनी गुड्स बेचने वाली है, तो गुड्स अभी आपके लिए एसेट है ना, 1 साल के अंदर आप उस गुड्स को बेचोगे तो आपको फायदा देगा, तो वो आपका एक करंट एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। गुड्स हो गया, आपके जो आपके डेटर्स आ गए। डेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटर्स, डेटर वो पर्सन है मान लो जिससे आपने उधार, कंपनी ने जिससे उधार लेना है, जिसे जिसे कंपनी ने उधार दिया हुआ है कोई चीज, उसे पैसा लेना है, तो वो आपके लिए एक तरह का करंट एसेट, क्यों आप 1 साल के अंदर ही उसे पैसा लोगे ना, तो वो भी करंट एसेट आ जाता है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट वो होता है जो ना टेंजिबल है ना नॉन टेंजिबल, इन दोनों में नहीं आता है, ठीक है। और मान लो फिक्टिशियस एसेट में वो चीज आती है, मान लो जो आपने खर्चा किया बट वो आपको प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ना वो टेंजिबल में ना इनटेंजिबल में। ऐसी कौन सी चीज है? मान लो जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, मान लो आपने एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे, तो अभी एडवर्टीजमेंट का आज आपको फायदा थोड़ी होगा, एडवर्टीजमेंट का आपको फायदा फ्यूचर में होगा। तो आप एडवर्टीजमेंट में जो आपने खर्चा किया वो क्या आप इसी साल में काउंट करेंगे? नहीं, वो आप 5 साल 10 साल एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते रहोगे बार बार, तो बट उससे आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है उसमें हेल्प मिलेगी ना। तो मैंने आपको बोला जो चीज आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू में हेल्प करे वो आपका एसेट है। तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हो ना, वो भी आपका एक तरह का एसेट ही बन रहा है, और वो किसके अंदर आता है? वो फिक्टिशियस एसेट के अंदर आता है, ठीक है। देखो आप कई बार ना ये चीजें पता नहीं होती कि एडवर्टीजमेंट फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है, तो हम एडवर्टीजमेंट को जस्ट एक मान के चलते हैं कि वो हमारा एक खर्चा है, बट वो हमारा एक तरह का एसेट भी है जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, एक चीज होती है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अब पेपर में पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए प्रीपेड एसेंट जो एक्सपेंस है वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। ये क्वेश्चन आप तभी सोच सकते हो जब आपको प्रीपेड एक्सपेंस का पता हो। देखो मान लो आप अपने फोन का प्रीपेड सिम है, आप उसका पहले से ही रिचार्ज कर देते हो। अब आपने उसका महीने का अगर रिचार्ज कर दिया तो महीना आपका फोन जो है आप चलेगा ना, तो महीना आपका फोन चलेगा, महीना आपके फोन, मान लो आपने क्या किया, आपने अपने सिम में 1 साल का रिचार्ज कर दिया, प्रीपेड रिचार्ज कर दिया 1 साल का रिचार्ज, ठीक है। इसमें अब आपने 1 साल तक आप उस फोन में कोई भी इंटरनेट चलाओ तो कोई आपको रोक नहीं ना सकता। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब 1 साल का आपने पहले ही खर्चा कर दिया, तो 1 साल के लिए वो आपका एक करंट एसेट बन गया। क्या बन गया? करंट एसेट बने, क्योंकि साल अब आपने उसके लिए पैसा नहीं देना, वो आपने पहले ही पैसा पे किया, साल आपने उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आपके लिए बन गई कि साल पूरी आप उसके लिए जो है आप उसमें यूट्यूब चला सकते हो, कुछ भी सोशल मीडिया चला सकते हो या फोन कर सकते हो। तो आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एक कौन सा होता है? एक करंट एसेट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये चीजें आगे पढ़नी है हमने, बट थोड़ी चीजें जो साथ साथ कवर हो जाए तो क्यों नहीं करने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मान लो आपने क्या किया, आपने एक खर्चा कर दिया, मान लो खर्चा कर दिया मतलब आपने सपोज करो कुछ कहीं से खरीद दिया, बट आपने उसके भी पैसे नहीं दिए। जैसे पोस्ट पेड बिल,
ठीक है। पोस्ट पेड बिल का मतलब क्या है? पोस्ट पेड बिल का मतलब क्या, आप पूरा महीना यूज करते हो, उसके बाद आपको लास्ट में बिल आता है। तो अभी आपने एक साल किसी चीज को यूज किया, मान लो आपने घर में कोई आपने फाइबर लगाया, और मान लो वो फाइबर लगाया, मान लो जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर, वो आपका पोस्ट पेड वाला है, मतलब आपने क्या करना है, पूरा साल उसको यूज करना है और साल के बाद बिल पे करना है। तो वो आपकी क्या है, आउटस्टैंड एक्सपेंस, आपका एक तरह का खर्चा जो है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी करेंट लायबिलिटी में आता है। वो किस में आता है? करेंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने उसको साल के बाद पे करना है अभी। तो जो चीज आपको अभी पे करनी है तो वो आपकी लायबिलिटी है। जो चीज आपका एसेट, वो चीज है, मान लो जो चीज आपने खरीद के रखी है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू इन फ्यूचर है, वो आपका एसेट आता है। और इसी एसेट माइनस लायबिलिटी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर, ये कैसे करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है, ये इतना डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए अकाउंटिंग। तो भाई ये तो सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें अगर क्लियर होगी ना, मतलब मेन जान हमें यहीं पे लगानी है। जब ये चीज़ें समझ आ गई, तुम्हें ये पता चल गया कि प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे लिए एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम्हारे लिए एक लायबिलिटी है, फिर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तुम्हें दिक्कत थोड़ी आएगी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा उसको कहाँ पर डालना है, फिर तुम प्रॉफिट लॉस इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें अभी कवर करनी है हमने आराम से। वापिस समझाता हूँ, देखो कैपिटल क्या होता है। मान लो एक बंदा, ऑनर, प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, या कोई पार्टनर्स हैं, वो मिलकर एक कंपनी में जो पैसा डालते हैं, ठीक है, वो जो पैसा ऑनर ने कंपनी में डाला उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस एंटिटी की कंसेप्ट ये कहती है कि ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, इसलिए जो बिजनेस में ऑनर पैसा लाएगा वो कंपनी के लिए उधारी है, लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी हमारी। इसी तरह एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? कंपनी में उधारी। तो उधारी उधारी मतलब जो कंपनी ने पैसा पे करना है। अब वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आ गया? मान लो जिसने कैपिटल आई, तो ऑनर हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल में आउटसाइडर, जैसे मान लो क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो बंदा है जिससे हमने उधार लिया हुआ है, तो मान लो उधार पे सामान लिया हुआ है, तो अब वापस उसकी उधारी तो देनी है ना, वो क्रेडिटर, वो हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। फिर मान लो बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वो मैंने समझाया आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ करंट लायबिलिटी होती है, कुछ नॉन करंट लायबिलिटी, वो जो हमने इसी साल में देनी। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लो एक ऐसा खर्चा जो आपने सपोज करो उसकी सर्विसेज तो यूज कर ली, जैसे जियो की आपने वाईफाई की सर्विसेज तो यूज कर ली, बट आपने अभी बिल नहीं दिया, तो वो आपका एक तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो एक आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। नॉन करंट लायबिलिटी आ गई जो आपने लॉन्ग टर्म में जो लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने लॉन्ग टर्म कहीं से लोन ले लिया, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट क्या होता है? एसेट मान लो कोई भी टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू आपके लिए आज भी और फ्यूचर, मान लो आपने मशीनरी ली, जमीन ली, ठीक है, ये आपके लिए आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी, इससे आप प्रॉफिट जनरेट करोगे ना अपनी कंपनी में, तो ये सारा एसेट में आता है। टेंजिबल वो है जिसको आप छू सको, इंटेंजिबल आगे जिसको आप छू नहीं सकते, बट उसका आपको, वो आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। जैसे मान लो आपकी गुडविल है कंपनी की, जैसे मान लो पेटेंट आपने किसी का खरीदा हुआ, कॉपीराइट, ये सारे इंटेंजिबल ऐसे में। इसमें भी तीन तरह आते हैं, एक होता है नॉन करंट। करंट मतलब जो एक साल के अंदर, एक साल का, जैसे मान लो कोई डेटर है आपका। डेटर क्या होता है? डेटर मान लो एक पर्सन को आपने उधार पे सामान दिया था, तो उधार पे सामान दिया था, तो भाई वो तुम्हें उधार में पैसे भी तो देगा, वो पैसे तो देगा ना बाद में, तो वो आपके लिए डेटर है, तो वो आपका करंट एसेट में आ जाता है। फिक्टिशियस एसेट, एसेट होता है फिक्टिशियस, मतलब ना वो टेंजिबल है ना नॉन टेंजिबल है, और जिसको आप एक साल अकाउंटिंग पीरियड में कंसीडर नहीं कर सकते। मान लो आपने, देखो मान लो आपने एडवर्टीजमेंट में एक साल में बहुत खर्चा किया, अब आप उसको एक ही साल में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि उस खर्चे का प्रॉफिट तो तुम्हें आने वाले कितने सालों तक होगा ना एडवर्टीजमेंट का, तो वो जो एक साल के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होता है फिक्टिशियस एसेट हमारा। ठीक है, माल खास करके एडवर्टीजमेंट का पैसा, और एडवर्टीजमेंट हमें फ्यूचर में जो है काम देती है। ठीक है, तो ये सब फिक्टिशियस एसेट में आ जाते हैं। बाकी मैंने प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया, और इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या एसेट है, तो बिल्कुल करंट एसेट का पार्ट है। और जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो आपने खर्चा मतलब ये अभी पे करना है आपने, तो वो आपका जस्ट लाइक अ पोस्टपेड बिल, तो वो आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो यार, एक ऑनर है, प्रोपराइटर है, या मान लो एक पार्टनर्स हैं, उन्होंने कंपनी में पैसा डाला हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अवेकनिंग क्लासेस में पैसा लगाया, अब भाई मुझे भी तो जरूरत है कई बार, मुझे बीच में पैसे की, अब मेरी पर्सनल लाइफ भी तो है, तो मुझे पैसा तो चाहिए ना कई बार बीच में, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ही कंपनी में जो मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें से कुछ पैसा निकाल देता हूँ। इसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जो आप अमाउंट जो है विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, क्या कर लेते हो? अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो। जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी से, अवेकनिंग क्लासेस से जो पैसा मैंने यहाँ पे लगाया था, उसमें से 10-20
20,000 या 1 लाख 2 लाख में निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया अमाउंट विड्रॉ। या अब जरूरी नहीं है मैं अमाउंट विड्रॉ करूँ, मैं कुछ गुड्स भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने अपनी अवेकनिंग क्लासेस का ही लैपटॉप ले लिया फॉर माई पर्सनल यूज, ठीक है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को विड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब भी आप एक प्रोपराइटर या मान लो एक पार्टनर या मान लो शेयर होल्डर क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, मतलब पैसा निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है अपनी कंपनी से, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अब ड्राइंग की वजह से क्या होगा, ड्राइंग की वजह से जो ऑनर होगा जिसने पैसा डाला हुआ है उसकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मान लो उसने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, उसको बीच में जरूरत पड़ी, उसने 1 लाख रुपए निकाल दिया, तो भाई अब इसकी कितनी कैपिटल बची, अब इसकी 19 लाख कैपिटल बची ना। ये थोड़ी है कि 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बाद में 1 लाख निकाल के बोले कि मेरी 20 लाख की, ऐसा नहीं होता। तो 1 लाख जब ये विड्रॉ कर देगा तो उसकी जो है इन्वेस्टमेंट या उसकी जो कैपिटल है वो जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी कोई चीज ड्राइंग करेगा, ठीक है, जब भी कोई चीज ड्राइंग करेगा तो वो कंपनी के लिए क्या है। मान लो अगर आप कंपनी के लिए, अगर आप देखो, हम अगर सपोज करो मैं ऑनर हूँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस अलग है ऑनर अलग है। तो ऑनर अगर अपना पैसा बाहर निकाल रहा है तो कंपनी के लिए क्या हो रहा है, कंपनी के लिए जो उसकी लायबिलिटी थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो जो भी आप ड्राइंग करते हो ये याद रखना, जो भी एक ऑनर ड्राइंग करता है तो वो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी की जो लायबिलिटी, कंपनी के ऑनर के लिए लायबिलिटी है ना, उधारी है, वो कम होती है जब आप ड्राइंग करते हो। ठीक है, बाकी जब हम अकाउंट बनाएंगे मैं अकाउंट में शो करके बताऊंगा तुम्हें इसको बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट में जो है इसको डेबिट करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, देखो जो भी आपका खर्चा होता है ना, सिंपली एक चीज मेरी याद कर, अभी वैसे हमने अकाउंट्स बनाना सीखा नहीं है बट वहां पर क्लियर होगा। जो भी आप खर्चा करते हो ना, जो भी आप किसी का भी खर्चा होगा वो हमेशा क्या होगा, खर्चा डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट होता है अकाउंट में। ठीक है, दो एक अकाउंट कुछ नहीं, अकाउंट में क्या होता है, दो साइड, हमने लेफ्ट साइड को डेबिट बोल रखा है और राइट साइड को क्रेडिट बोल। डेबिट क्रेडिट कोई चीज नहीं है, बट हमने उसकी लेफ्ट साइड में डेबिट रखा है और राइट साइड में जो है क्रेडिट है। कुछ चीजों को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, कुछ चीजों में क्रेडिट साइड। जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर होता है वो सारा हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर कोई सपोज करो एक पर्सन जो है ड्रॉ करता है, कोई पैसा जो है ड्रॉ करता है, मान लो ऑनर है, ऑनर जो है वो पैसे को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑनर तो जो है ना अपनी उसकी कैपिटल तो कम हो रही है ना, उसके लिए तो एक तरह का वो खर्चा ही कर रहा है, तो वो क्या करता है, ये उसकी डेबिट साइड में आता है। बट ये आप इस चीज में अभी जोर मत दो, अगर तुम इस चीज में अभी सोचने लगोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब हम पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे ना, हम किस चीज को डेबिट करते हैं किस चीज को क्रेडिट, तो वो, बट इतना याद करें जो भी आपका खर्चा होता है वो आप डेबिट साइड में लिखते हो, इतना तुम याद कर। तो ड्राइंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ड्राइंग क्या चीज होती है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पहले एक्सपेंडिचर ही समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जो आपने खर्चा किया। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब जो आपने अमाउंट स्पेंड किया। ठीक है, अमाउंट स्पेंड किया या आपने कोई लाइबिलिटी ले ली, अमाउंट स्पेंड या लाइबिलिटी इनकर्ड। लाइबिलिटी इनकर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो अगर किसी ने आपने उधार लिया, किसी मतलब मान लो कोई सामान खरीदने के लिए उधार लिया किसी, तो वो भी एक तरह का आपने खर्चा ही करा ना। और दूसरा अगर जो आपने अमाउंट स्पेंड किया, ठीक है, क्यों अमाउंट स्पेंड कर दो, या मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, एसेट खरीदना है, या मान लो कोई गुड्स खरीदना है, कोई सर्विसेज खरीदना है, उसके लिए जो कंपनी एक खर्चा करती है, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में 3 पार्ट आ जाते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आप कैपेक्स बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक आ जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो और आपको अच्छे से पता है। और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों का फर्क आपको पता होना चाहिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो आप एसेट बनाने के लिए करते हो। कैपिटल का मतलब होता है एसेट बनाना या लायबिलिटी को कम करने के लिए जो खर्चा करते हो, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्चा आप एसेट बनाने के लिए करते हो, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लो मैंने मशीनरी परचेज करी, मैंने मान लो अपने अवेकनिंग क्लास के लैपटॉप परचेज किया, बट लैपटॉप की वजह से मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तो मुझे उसका फ्यूचर में फायदा होगा, तो वो मेरे लिए एक तरह का फ्यूचर एसेट है। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी खर्चा आप एसेट बनाने के लिए करते हो, खर्चा जो आप करते हो इनकर्ड टू एक्वायर एसेट, एसेट एक्वायर करने के लिए करते हो, तो वो आपका क्या आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये याद कर लें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जो सिर्फ आप वो खर्चा करते हो जो जिससे आप क्या कर सको, प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, उसके लिए जो खर्चा करते हो दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो मैंने एक कंपनी अवेकनिंग क्लास में 5-6 बंदे रखे, मैं सबको सैलरी पे करता हूँ। ठीक है, सैलरी पे करता हूँ, क्या सैलरी पे करने से मुझे फ्यूचर में कोई फायदा होगा, नहीं। मैं इस साल सैलरी पे कर रहा हूँ, टीचर पढ़ाएंगे और मेरे को इनकम जनरेट होगी, तो मतलब वो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और तीसरा आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो आपका एक साल के हिसाब से नहीं चलता, जो आपके फ्यूचर में भी आपका जो है प्रॉफिट देगा। मान लो आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, है तो आपका खर्चा है ना, तो आप इसको एक साल में नहीं लिख सकते, इसको आप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में इसको चार्ज ऑफ करो, क्योंकि आप इस खर्चे का बेनिफिट जो है मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर में देखोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह ये हो गया एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है। एक चीज होती है आपकी रिसिप्ट। खर्चा वो है जो आपने पैसा किसी काम के लिए आपने पैसा दिया। रिसिप्ट होता है जो आपको पैसा आया, अमाउंट जो आपने रिसीव किया। अमाउंट जो आपने रिसीव किया वो आपका किस में आता है? रिसिप्ट में आता है। अब ये भी दो तरह का होगा, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होगा कैपिटल रिसिप्ट। सर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट वो सारा पैसा होता है जो आपकी नॉर्मल बिजनेस को वर्क करने में हेल्प करता है, तो वो आपका आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, इसको सारा हम कहाँ पर शो करते हैं? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। और कैपिटल रिसिप्ट वो होता है ऐसा अमाउंट जो है, जो पैसा जो है जिसकी वजह से आपका एसेट कम हो। जैसे मान लो कैपिटल रिसिप्ट में, मान लो रिसिप्ट में मतलब पैसे का आना, कैपिटल मतलब एसेट और लायबिलिटी रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया, मान लो आपने अपनी मशीनरी को बेच दिया, आपने मशीनरी को बेचा, पैसा आया आपके पास, बट वो मशीनरी आपको फ्यूचर में काम तो आनी थी ना, वो अब नहीं आएगी। तो जो एसेट और लायबिलिटी वाला पैसा होगा वो कैपिटल एसेट होगा। रेवेन्यू वाला वो पैसा होता है जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, देखो यार, मान लो मैंने एक कंपनी लगाई है, कंपनी में मैं इंप्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी की वजह से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो वो जो मैं सैलरी दे रहा हूँ वो मेरा खर्चा होगा, रेवेन्यू खर्चा। ठीक है, उससे जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ वो हमारा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दिस इज क्लियर। कैपिटल खर्चा और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल खर्चा मतलब मैं मान लो मैं एक मशीनरी खरीदने में जो खर्चा कर रहा हूं, तो वो इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मुझे फ्यूचर में काम आएगा। और मान लो मैं एक मशीनरी को बेच के पैसा ले रहा हूं, तो वो मेरा कैपिटल है, वो पैसा तो मेरे पास आया, बट अब मुझे फ्यूचर में वो मेरा एसेट जो है वो खत्म हो गया। तो ये तो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तुम्हें ऑलरेडी भी पता है क्योंकि तुमने पहले भी ये चीजें जो है वो कवर करी हुई हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज। देखो यार, ऐसे करने में तो इसके 3 सेशन 4 भी बन सकते हैं। ठीक है, बट फिर उसे कंप्लीट नहीं होगा, फायदा क्या है? फिर आप बोलोगे सर सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके साथ आपके इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन भी चल रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, हम एक वीक में 2 अकाउंटेंसी के सेशन करेंगे मैराथन, और 2 इसके करेंगे, तो 2 इकोनॉमिक्स के हमारे ऑलरेडी 3 अपलोडेड है मैराथन सेशन, तो 2 उसमें और काउंट करें। अब इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को साथ साथ पढ़ोगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि अकाउंटिंग के लास्ट में जो टॉपिक्स है ना वो सारे आपके इकोनॉमिक्स वाले, तो इकोनॉमिक्स साथ पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो 3 मैराथन सेशन उसकी भी अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ना उसके मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट, तो उसको देखो भाई। कोशिश करेंगे कल इकोनॉमिक्स का 4th मैराथन सेशन जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, तो दोनों को रिलेट करके पढ़ो। पहले अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स करते हैं, फिर हम स्टैट्स के साथ। एक वीक में 2 मैराथन सेशन आई विल ट्राई कि मैं अकाउंटेंसी के तुम्हें प्रोवाइड करूँ। ठीक है, देखो हमने अभी तक जो टर्म्स पढ़ी उनको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ किसी कंपनी के अंदर, जो ऑनर लेके आया, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कंपनी के लिए उधारी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने वो पैसा वापस ऑनर को देना है। लाइबिलिटी होती है जो कंपनी ने पैसा किसी को देना है, उधारी देनी है। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आउटसाइडर को देना, चाहे वो क्रेडिटर हो गया, चाहे बैंक लोन लिया, बैंक वालों को पैसा देना, या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया। वो एसेट क्या होता है? एसेट होता है हम जो भी कोई भी ऐसी मशीनरी, लैंड या कुछ भी ऐसा इंटेंजिबल, मान लो गुडविल, पेटेंट, ये सब चीजें जो हमें फ्यूचर में जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू, वो सारा एसेट में आता है। एसेट में हमारे पास नॉन करेंट, करेंट और फिक्टिशियस। नॉन करेंट एसेट वो होता है जो करेंट नहीं है, मान लो एक मशीनरी है तो वो नॉन करेंट है, वो फ्यूचर में भी काम आए। करेंट वो होता है जो इस साल हम किसी से पैसा ले सकते हैं, मान लो मैंने डेटर से पैसा लेना है। ठीक है, तो डेटर मेरे लिए एक तरह का करेंट एसेट है। ठीक है, देखो आज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डेटर करेंट एसेट है। जब हम बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो डेटर है हमारे लिए करेंट एसेट है, तो फिर वहां पर कहाँ पर डालोगे? डेबिट साइड में डालोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे, कैसे समझ आएगा? तो पहले ये समझो कौन क्या है। और इसी तरह एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे लिए एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता है, बट वो फ्यूचर में हमें काम भी तो आता है ना, और वो एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो मल्टीपल ईयर्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपका एक तरह का करेंट एसेट है, क्योंकि आपने पहले ही पैसा पे कर दिया, अभी पूरा साल आपने उसका फायदा उठाना है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आपने बाद में उसका बिल पे करना है। ड्राइंग मतलब मान लो जिस बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसने उसको विड्रॉ करना है। ठीक है, अमाउंट
अमाउंट विड्रॉ करेगा अपनी ही जो पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो एक तरह की क्या होती है, ड्राइंग। इससे ऑनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और कंपनी की जो बेसिकली कंपनी का ये फायदा है, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो भी कम हो रही है धीरे धीरे, जब ऑनर जो है अपना पैसा जो है बाहर निकाल रहा है, ठीक है। एक्सपेंस जो है जितने भी खर्चे वो डेबिट साइड, ये हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर का जितना भी आपने खर्चा किया, ठीक है, लायबिलिटी उठाई, वो सारा एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंस जो आपने खर्चा किया एसेट बनाने में, ठीक है, मान लो आपने मशीनरी खरीदने में खर्चा किया, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्चा आपने किया रेवेन्यू जनरेट करने में, रेवेन्यू क्या होता है वो भी बताऊंगा। जैसे मान लो इस साल मैंने सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, ये सारे जो मैंने खर्चे किए, तो इस साल में उससे क्या कमाऊंगा, गुड्स प्रोड्यूस करके फायदा कमाऊंगा। तो जो रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू होता है एक साल के अंदर, कैपिटल हो गया मल्टीपल ईयर्स में, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एडवर्टीजमेंट वगैरह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको आप एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं, उसको डेफर करना है अपने फ्यूचर्स में अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म में तुम्हें फायदा है, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह हमने देखा एक्सपेंडिचर के साथ रिसिप्ट, जो हमारा पैसा आता है वो भी करंट रिसिप्ट भी होती है, और कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है ऐसा पैसा जो आपने डेली में जो कमाया, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट एक साल के अंदर। और कैपिटल रिसिप्ट में मान लो आपने अपना कैपिटल एसेट बेच दिया, मान लो मशीनरी बेच दी, वहां से जो पैसा कमाया, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बोल रहा था ना, आपने रेवेन्यू जनरेट करने में जो खर्चा किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेसिकली एक्सपेंस। तो ये वर्ड याद कर लेना। एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने किया, किसके लिए, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो जो भी आपने एक्सपेंस किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो खर्चा जो है वो सारा उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपेंस बोलते हैं। और मैंने आपको यही बोलता, सारे एक्सपेंस कहाँ पर लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। खर्चे डेबिट साइड में लिखे जाते हैं जब हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे उसे। जैसे मान लो आप क्या क्या खर्चा करते हो रेवेन्यू जनरेट करने के, इसमें एक्सपेंस में वो नहीं आता जो आपने कैपिटल एसेट बनाने के लिए खर्चा किया, वो नहीं, जो सिर्फ आपने रेवेन्यू जनरेट किया। मान लो आपने सैलरी पे करी, मान लो आपने कोई रेंट पे किया, मान लो आपने वेजेस दिए, ठीक है, या मान लो किसी की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हुई, हर साल मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो डेप्रिसिएशन जो है हर साल में काउंट होती है। ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये कौन से एक्सपेंस होते हैं, जो भी आप खर्चा करते हो जनरेट करने के लिए रेवेन्यू के लिए, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। इसी के अंदर आपके प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो ऐसा खर्चा जो आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके हो, एडवांस में कर चुके हो, और जो आप फॉलोइंग ईयर्स में जो है आपको बेनिफिट देगा। जैसे मान लो आपने आज ही बिल पे कर दिया और साल पूरा आप उसका फायदा उठाओगे। आज मान लो आपने प्रीपेड जो है रिचार्ज कर दिया, साल पूरा फायदा उठाओगे, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपका ये करंट एसेट है, ठीक है, बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो आपने खर्चा तो कर दिया बट पे नहीं किया उसको अभी, ठीक है। मान लो कहीं पे आप रहते थे, उसका रेंट, ठीक है, आप अब जैसे आप किराए पे रहते हो कहीं पर, तो आप पहले ही अगर रेंट पे कर देते हो, उसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट, तो उसमें आप फिर महीना आपको कोई निकाल सकता है, नहीं ना निकाल सकता, तो वो होता है प्रीपेड रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, मान लो आप महीना रहे उसके बाद आपने रेंट पे करना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेंस में क्लियर होना चाहिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। और मैंने ये भी आपको बताया कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड जो आपका एक्सपेंस है, वो आपके लिए करंट एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में शो करोगे। और जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है, उधारी है, लायबिलिटी है, ये याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए उधारी है, ये उधारी और खर्चा है, तो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में ये लिखा जाएगा, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है, एक होता है इनकम। इनकम क्या होता है, ठीक है, इनकम। देखो इनकम, इनकम किसे कहते हैं, देखो इनकम एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। इनकम क्या होता है, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसके साथ भी जो चीजें आप, मतलब जो भी आप जनरेट कर पा रहे हो ना, वो आपकी इनकम है। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखो दो चीजें, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है इनकम। अब यहां पर कंफ्यूजन, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मान लो जो आप काम, मान लो मैं गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैंने क्या किया 500 रुपए के गुड्स बनाए और उनको 1000 रुपए का बेचा, ठीक है। तो इसमें ये जो मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग बिजनेस, जो मेरा मेन बिजनेस है, ठीक है, मतलब गुड्स का बनाना, गुड्स को बेचना, और ये मेरा ऑपरेशन काम है। तो 500 की चीज मैंने 1000 में बेची, तो 1000 माइनस 500, ये 500 रुपया मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। इनकम में क्या होता है, इनकम में प्रॉफिट तो आता ही आता है, प्रॉफिट को छोड़ के, मतलब जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ के और जगह से भी जो पैसा आ रहा है, दैट इज नोन एज योर इनकम। मान लो जैसे मेरा काम है टीचिंग,
मान लो टीचिंग से मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, एक तरह का प्रॉफिट हो गया। उसको छोड़ के मान लो एडिशनली भी मेरे को अगर कहीं से एडवर्टीजमेंट या कहीं से और पैसा आ रहा है, वो सारी मेरी हर सोर्सेज से वो इनकम कंसिडर, मतलब इनकम एक ब्रॉड कंसेप्ट है और प्रॉफिट उसके अंदर बच्चा है, प्रॉफिट उसका एक पार्ट है, ये याद कर लेना, ठीक है। जो इनकम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई जाती है, मतलब गुड्स को सेल करके या सर्विसेज को दे के, वो आती है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को छोड़ के भी जो बाकी इनकम आती है वो सारी भी इनकम के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर में पूछे कि जो प्रॉफिट है वो कहाँ से, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी आता है, तो नहीं, प्रॉफिट सिर्फ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मिलाकर जो आपने कमाया, दैट इज नोन एज योर इनकम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो आप रेवेन्यू सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाते हो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और उसको छोड़ के बाकी जगहों से भी कमाते हो और उससे भी कमाते हो, वो पूरा किसके अंदर आता है, इनकम में आता है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक ना चीज होती है डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ अब ये सारी टर्म्स मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि कल हम जब पढ़ें आगे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करें, तुम्हें क्लियर हो जाए। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? आप दुकान में जाते हो, दुकान में आपको कपड़ों में डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। में क्या होता है कि मतलब आपको क्या प्राइस में रिडक्शन मिलती है ना, रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। कोई चीज़ जो है आपको सस्ती मिल जाती है, तो रिडक्शन इन प्राइस आपका डिस्काउंट है। मान लो आप किसी आपको कैंटाबिल में सेल लगी होती है ना, 10 के साथ 5 फ्री, वो वाले, तो वो होता है डिस्काउंट, आपको वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मल डिस्काउंट, जो आपको डिस्काउंट बताया उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आपने कोई सामान खरीदना था, तो आपने क्या किया, आपको बोला जाएगा कि अगर सपोज करो आप ये सामान खरीदते हो तो हम आपको इतने % जो है डिस्काउंट देते हैं इस सामान में, ठीक है, या एक के साथ एक फ्री। ये सारा किसमें आता है? ट्रेड डिस्काउंट में आता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट में आपको बोलता है आपने सामान खरीद लिया, वो आपको बोलेगा कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, क्या करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है, या आप टाइमली पेमेंट करते हो, उसके लिए जो है आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई बार क्या होता है कि कई ऐसी दुकानें जो चाहती हैं कि जल्दी जल्दी सामान बिक जाए, मान लो, तो वो क्या करेंगी, वो बोलेंगे कि आप क्या करो, अगर आप सपोज करो, अगर आप हमसे सामान खरीदते हो और अगर आप अभी हमें पेमेंट करते हो, मान लो वो डूबने वाली थी, उसके बाद पैसे बिल्कुल नहीं है, अगर आप अभी हमें पैसे दोगे तो हम आपको और 5% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट की फॉर्म में, अगर आप अभी पैसे दोगे। तो अगर आपको जल्दी बिजनेस में पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, कैश डिस्काउंट लगा देते हो। मतलब अगर आप किसी को बोलोगे, जो खरीदने वाला, उसको बोलोगे अगर तुम मुझे कैश में पेमेंट करता है तो हम तेरे को क्या देंगे, हम तेरे को कैश डिस्काउंट भी देंगे। तो ये होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब प्राइस में रिडक्शन आती है, जब सेलर जो है वो बेचता है सामान, वो रिडक्शन देता है प्राइस में, उसको हम, अगर कोई सेलर उससे सामान खरीदेगा उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और अगर कोई बंदा टाइमली पेमेंट कर दे या उसी समय पेमेंट कर दे, उसके लिए आप उसको क्या दे देते हो, कैश डिस्काउंट दे देते हो, ठीक है। अब ये डिस्काउंट क्या है, ये बैलेंस शीट में कहाँ होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सब देखेंगे। पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट क्या है, आगे मैं जाके वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट ये वो, तो फिर तुम्हें पता ना हो तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये वर्ड यूज किया तो ये भी समझाया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, आप मान लो आज मशीनरी कोई खरीदते हो, ठीक है, आपने कोई एक चीज मशीनरी आज खरीदी। अब हर साल जैसे मान लो कंपनी से कार खरीदते हो, तो हर साल कार की वैल्यू डिग्रेड होती जाती है ना, क्योंकि जब वो रोड पे चलती है तो उसको बोलते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इसी तरह जो भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट या कोई भी आप एसेट खरीदते हो, ठीक है, कोई भी आप एसेट लेते हो, मान लो आपने कोई मशीन ली, तो मशीन की हर साल जो है वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये जो डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो एसेट की वैल्यू हर साल जो है गिरती जाती है जब आप उसको बार बार यूज करते हो टाइम के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है आप हर साल काउंट करते हो और अकाउंटिंग में लिखते हो। जैसे मान लो एक आपने मशीन लिखी, तो आप हर साल उसकी डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखोगे। तो कहाँ पर लिखोगे वो हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन का वर्ड का मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। फिर एक चीज होती है डेबिट क्रेडिट, मैंने आपको ऑलरेडी भी समझा दिया है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो, एक अकाउंट, कोई भी आप अकाउंट बनाओगे ना, उस अकाउंट के, जैसे मान लो ये आपने किसी का खाता लिखा, उस अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। ये आपको याद है, दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कोई भी अकाउंट डेबिटेड होगा तो आप उसको डेबिट साइड में लिखो, कोई क्रेडिटेड होगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है। मान लो आपके खर्चे हैं तो आप डेबिट साइड में लिखते हो, इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं वो हम देखेंगे। बट आपको डेबिट और क्रेडिट को समझना है। डेबिट क्रेडिट का मतलब ये है कि जो भी चीज जो है आपकी डेबिटेड होगी अकाउंट में, वो लेफ्ट साइड में लिखोगे, और जो क्रेडिट होगी वो राइट साइड। मतलब ये अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर एक टर्म और बहुत यूज होगी,
डेट का मतलब क्या होता है? डेट, ठीक है, डेट होता है उधार, ठीक है, डेट होता है उधार, ठीक है। एक चीज होती है बैड डेट। मान लो आपने किसी बंदे को उधार में कोई सामान बेचा था, ठीक है, अभी आपको उसके पैसे नहीं मिले और आपको उम्मीद भी नहीं है कि आपको उससे पैसे मिलेंगे, आप उस कस्टमर से जो है रिकवर नहीं कर पाओगे पैसे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? बैड डेट बन जाएगा। बैड डेट एक बिजनेस के लिए लॉस है, नुकसान है। तो मैंने आपको बोला जो खर्चा नुकसान होगा, नुकसान वो क्या करोगे आप? डेबिट साइड में करोगे, तो ये डेबिटेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम देखेंगे। बट बैड डेट आपको क्लियर होना चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। बैड डेट के साथ ही एक वर्ड मिला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड का भी सेम है। इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है कि जब कोई एक पर्सन या कोई कंपनी, उसने आपसे सामान तो लिया बट अब वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपना उधार पे कर पाए, तो हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, उससे अब आपको पैसा नहीं मिल सकता। और एक ऐसा पर्सन जिसको आपने मान लो उधार दिया, उधार में सामान दिया और वो इस पोजीशन में है कि वो अपना डेट चुका सकता है, उधार चुका सकता है, तो वो हम बोलेंगे वो सॉल्वेंट है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये बैड डेट क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमें आगे यूज होंगे, इसलिए आपको बताओ। जैसे एक और चीज है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ठीक है, स्टॉक वर्ड का क्या मतलब है, या जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। इस वर्ड में इन्वेंट्री वर्ड भी याद करो। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसी चीज जो टेंजिबल एसेट हमारे पास पड़े हुए हैं जिसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में सेल कर सकते हैं, वो सारा हमारी कंपनी के लिए स्टॉक है। जैसे मान लो आपकी कंपनी क्या है, आप क्या बेचते हो? एलईडी बल्ब बेचते हो, ठीक है, आपकी कंपनी में एलईडी बल्ब बिके जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके अंदर, कंपनी के अंदर 500 एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं, 1000 एलईडी बल्ब पड़े हैं, कितने एलईडी बल्ब पड़े हैं, वो आपके लिए स्टॉक है, या आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए, आपकी कंपनी में पड़े हुए हैं ना, ये फ्यूचर में बिकेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे, तो ये क्या है? ये आपके लिए करंट एसेट है। तो जो भी आपके स्टॉक या इन्वेंट्री होता है वो आपके लिए क्या होता है? करंट एसेट होता है। देखो ना यार, मेरी बल्ब बेचने, एलईडी बल्ब बेचने वाली कंपनी है और मेरे एलईडी बल्ब बेचने वाली कंपनी के अंदर अभी 1000 बल्ब पड़े हुए हैं, तो जब मैं इन 1000 बल्बों को बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा ना। तो मैंने आपको एसेट यही तो समझा। एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसा आपके पास वैल्यू की चीज जिसकी फ्यूचर में आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू होगी, तो वो आपके लिए एसेट है। और बट ये आपका ऐसी चीज है, कंपनी का काम ही बल्ब बेचना है, तो ये अभी साल के अंदर ही बेचेगी, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक जो है करंट एसेट में, जब बैलेंस शीट बनाओगे उसको कहां पर डालोगे? करंट एसेट में डालेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक, अभी मैं आपको एक आगे जाके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें जो भी आपका स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपका स्टॉक होगा, वो जो स्टॉक है उसकी, जब आप बुक से अकाउंट में उस स्टॉक की वैल्यू को लिखते हो, तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो किस वैल्यू में लिखते हो। वो हम लिखते हैं या तो उसके कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है, या उसमें हम लिखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जब वो रियलाइज होगा, जब वो बेचा जाएगा, तो उसका प्राइस कितना, मतलब मान लो इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू पे हम लिखते हैं इसको, ठीक है, स्टॉक को। सर ये क्या समझा दिया, हमें कुछ समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है स्टॉक, क्या है स्टॉक? ये है कि आपकी, मान लो मेरी एक कंपनी है जो बुक्स बेचती है, ठीक है, तो कितनी किताबें मेरे अंदर पड़ी हुई हैं, वो मेरा स्टॉक है। अब मान लो जब साल क्लोज होगा, तो आपकी साल क्लोजिंग पे जितना स्टॉक पड़ा उसको अपनी बुक्स अकाउंट में लिखोगे ना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। तो अब आप उधर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपको, आप उसकी क्या वैल्यू लिखो, कितने, मैंने आपको बोला जितनी भी आप बुक से अकाउंट में चीजें लिखते हो, आप ये थोड़ी लिखते हो 500 चीजें, आप लिखते हो कितने रुपए की चीजें, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू में लिखी जाती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया। तो ये जो स्टॉक है वो किस वैल्यू पे आप लिखोगे, वहां पर किस कॉस्ट पे लिखोगे, तो वो कॉस्ट या तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, या उसकी वो रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जब वो मार्केट में बिकेगा तो कितने प्राइस का बिकेगा। इन दोनों में से जो लोवेस्ट होगा, अगर सीपी लोवेस्ट होगा या मार्केट प्राइस लोवेस्ट होगा, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उस पर लिखा जाएगा स्टॉक। क्यों, ऐसा क्यों लिखा जाएगा, ये आगे मैं आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। उस प्रिंसिपल में, कंजर्वेशन प्रिंसिपल में, ये बोला जाता है कि मान लो हमारा जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, जो लॉस होने वाला है, उस लॉस को हम पहले ही लिख दें, ठीक है, और जो हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको हम पहले नहीं लिखेंगे, मतलब पहले उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉस को तुम पहले ही रिकॉर्ड नहीं करोगे तो वो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से नहीं बताएगा और तुम फ्यूचर में उसको बेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उस पर लिखेंगे। ये तुम्हें अभी समझ आ जाएगा, अभी मैंने तुम्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाने, आज ही पढ़ाने, तो उसमें क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी टर्म्स अभी तक तुम्हारे लिए काफी हैं, सफिशिएंट हैं।
बाकी अभी ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। बाकी जब हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो जो टर्म आएंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, ये हमारे लिए खर्चा है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फिर उसी को उसी तरह से डेबिट साइड में लिखें या क्रेडिट साइड में लिखें, ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब आपको ये समझ आएगा तो फिर हम आपको उसी तरह से लिखवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, बट मुझे लगता है इतना बड़ा सेशन है, बिना अभी तक जो पढ़ा सारा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपको बहुत जैसे एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया, इस तरह डुअलिटी प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। देखो हर एक मैराथन सेशन एटलीस्ट 2 घंटे का तो जाएगा, ठीक है। तुम तो इस वीडियो को रोक के भी सुन सकते हो, रोक के खाना खाया काम किया, मैंने एक वन शॉट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पहले रिवाइज करें फिर आगे बढ़ेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको यहां तक मेरा समझाना पसंद आता है तो एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, और भी इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो टू योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेकेएसएसबी के फर्दर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। बाकी वन इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास है मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको छोड़ के स्टैट्स, जनरल साइंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाई हुई है, ठीक है। उसके भी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुआ है उसकी प्लेलिस्ट आप वो भी देख सकते हो। स्टैट्स के मैंने कुछ सेशन डाले हैं, और जब इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी इसमें से कोई भी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्टैट्स को वापस कैरी ऑन करेंगे। तो आप उन प्लेलिस्ट को एटलीस्ट तब तक कवर कर देना उतना पोर्शन, ये ना हो कि आप फिर मैं जब स्टार्ट करूँ तो आपने बैक वाला कवर नहीं है। इसलिए आई हाईली रिकमेंड यू ऑल इकोनॉमिक्स के 3 मैराथन सेशन साथ साथ कवर कर लो, ताकि जो नेक्स्ट मैराथन सेशन आए और वो और अकाउंटेंसी तुम्हारी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और इसके साथ आज ही या कल तक जो मैंने पढ़ाया इनको बुक से रीड कर लेना, फिर 2 बार आपकी ऐसे समझ हो जाएगी ना, फिर आप जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना तो तीसरे वे में आप प्रिपेयर हो जाओगे। और ऐसे ही एक तरीका है कि 2 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करने का, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इतना ज्यादा। आपके 8 पोर्शन है पूरे सिलेबस के कवर करने में, ठीक है। सो अकाउंटिंग क्या होता है, आपकी बिजनेस की एक लैंग्वेज जिसके थ्रू आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो वही ट्रांजेक्शन्स आप लोगे जिसको आप मनी टर्म्स में लिख सकते हैं। सेकंड, आपको करेंसी जो है कंट्री की उसमें आपको लिखना है, ठीक है। कॉमन मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए। फिर आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। जर्नल क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहां से उठा के बाद में आप क्लासीफाई करते हो उसको लेजर में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट बनाए, इनको बोलते हैं समराइजिंग। इन्हीं को बोलते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस में प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और कम्युनिकेट करते हैं जो उसके यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर हैं, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क बताया। बुक कीपिंग में हम जब जस्ट आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक चीजें करते हैं, और अकाउंटिंग में हम बाद में समरी, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन भी करते हैं, और उसके बेसिस में एनालिटिकल चीजें। इसमें बुक कीपिंग में तुम्हें कोई स्पेशलाइज पर्सन नहीं चाहिए, बट अकाउंटिंग में तुम्हें स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लिमिटेशंस वगैरह भी हमने देख ली, इंटरनल एक्सटर्नल यूज समझ लिए। क्रेडिटर वो बंदा है जिसने बिजनेस ने जिससे, जैसे अवेकनिंग क्लास है जिससे अवेकनिंग क्लास ने उधार लिया हुआ है, फ्यूचर में उधार देना है, वो क्रेडिटर है। और डेटर वो है, मानो अवेकनिंग क्लासेस ने किसी को उधार दिया और फ्यूचर में उससे लेना है, वो डेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिटर जो है वो हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है, हमने उसको उधार पे करना है, और डेटर हमारे लिए एसेट है। तो मैंने आपको बताया क्रेडिटर हमारे के लिए करंट लायबिलिटी और डेटर हमारे लिए करंट एसेट है। अब जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना, एक बार पढ़ने का तुम्हें चीज समझ आ रही होंगी। शेयर होल्डर जो है जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर मतलब जो कंपनी की एक्टिविटी से इंपैक्ट होगा, बस। कैपिटल मैंने आपको बोल दिया, जो ऑनर, प्रोपराइटर या पार्टनर्स एक कंपनी में पैसा लाते हैं या शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है तो ऑनर अलग है, इसीलिए जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जो उधार आपको पे करना है, इंटरनल को भी पे करना है, एक्सटर्नल को भी पे करना है, ये सारा लायबिलिटी में आता है। एसेट भी हमने समझ लिया, इसमें करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट भी मैंने क्रिएट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस, जो आपने पहले ही खर्चा कर दिया बट आप सर्विसेज फ्यूचर में लोगे तो वो आपके लिए एक तरह का करंट एसेट है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो आपने सर्विसेज पहले ले लिए बट पैसा बाद में देना, वो आपके लिए एक तरह की करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ड्राइंग, जो आप अमाउंट, जो ऑनर जो है वो अपना अमाउंट अगर विड्रॉ करता है, गुड विड्रॉ करता है, वो ड्राइंग आता है। और ऑनर क्या होता है, ऑनर की इससे कैपिटल कम होती है और बिजनेस की लायबिलिटी इससे कम होती है, ठीक है।
एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप जो खर्चा करते हो, डायरेक्ट नोन है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको अच्छे से समझा दिया। फिर एक्सपेंस मैंने आपको बताया जो आप जनरेट करने के, रेवेन्यू जनरेट करने के जो खर्चा करते हो, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अच्छे से क्लियर करें। इनकम और प्रॉफिट में ये फर्क है, प्रॉफिट आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जो आपने कमाया वो प्रॉफिट, और उसको छोड़ के बाकी भी जो कमाया वो सब इनकम। इनकम एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब प्राइस में रिडक्शन देना। ट्रेड डिस्काउंट मतलब मान लो आप 5 चीजें लेते हो तो हम आपको इतना % डिस्काउंट, वो आता है ट्रेड डिस्काउंट। और अगर आप अभी कैश में पेमेंट दे जाओ तो हम उसमें कॉस्ट डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट जिसे कहते हैं, अभी पैसे दे जाने के लिए, ठीक है, इमीडिएट उसके लिए। फिर डेप्रिसिएशन होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू जो होती है साल भर साल डिक्रीज होती है, डायरेक्ट इन्होंने डेप्रिसिएशन। और डेबिट और क्रेडिट क्या चीज होती है? मान लो जो भी हमारा अकाउंट है, अकाउंट में जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड तो क्रेडिट साइड। तो जितने भी हमारे खर्चे हम डेबिट साइड में लिखते हैं वो हम रूल्स के अकॉर्डिंगली भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। और मैंने डेट बोला था, डेट का मतलब होता है उधार। तो उधार में बैड डेट क्या होता है? मान लो अवेकनिंग क्लास ने किसी को उधार दिया, अब वो बंदा वापस उधार नहीं चुका सकता, तो वो हमारे लिए बैड डेट हो गया, वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं उसको। मान लो एक कंपनी है, कंपनी इंसॉल्वेंट मतलब कंपनी, अब मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लिया था, कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, और मान लो कंपनी ने कहीं से भी पैसा लिया था, बट अब कंपनी उन लोगों का पैसा नहीं दे सकती, तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, ठीक है। और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, मान लो एक कंपनी है, एक पर्सन है जो पैसा दे सकता है, दैट विल बी इन अ कंडीशन कि वो फ्यूचर में जिससे पैसा लिया हो उसको दे सकता है, वो सॉल्वेंट होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री का मैं तुम्हें समझाया। स्टॉक क्या होता है? मान लो जिस गुड्स में कंपनी डील करती है उसका कितना चीजें पड़ी हुई हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल क्लोजिंग, तो वो उसका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक में मैंने आपको ये बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होगा वो लोवेस्ट प्राइस में रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू में जो लोवेस्ट होगा उस पर वो आपका स्टॉक या इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका अकाउंटिंग प्रोसेस प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें यूज होंगी वो हमने ऑलरेडी देख ली है। अब इंपॉर्टेंट चीज है जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं और कुछ कन्वेंशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों हमने देखने। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब रूल्स, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स हैं अकाउंटिंग के जो यूनिवर्सली सभी ने अडॉप्ट करें और सभी जो अकाउंटेंट है वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं जब वो बुक्स जो है अकाउंटिंग की बनाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब ये रूल्स हैं कंडक्ट के, जैसे यार मान लो इंडियन पीनल कोड है, उसके तहत ही जो लॉ है इंडिया में चलता है, इसी तरह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अकाउंटेंट फॉलो करते हैं जब भी वो अकाउंट्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये आपके नॉर्म्स बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो या गाइडलाइंस बोल सकते हो जो कंपनीज जो है वो फॉलो करती हैं जब रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करती हैं किसकी, अकाउंट्स की। तो ये आपको याद रखना। अब इनके फायदे क्या हैं? इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। जैसे मान लो आपने देखा था कि जब हम स्टडी करना शुरू हुए जनरल साइंस, तो हमने देखा था कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट यूनिट्स थे। मान लो कोई फुट में कैलकुलेट करता था, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है, कोई पाउंड में चीज़ों को। तो अगर अलग अलग यूनिट होंगे तो जब डिफरेंट कंट्रीज बैठेंगे तो डिस्कस कैसे करेंगे? तो एक यूनिफॉर्मिटी डिफरेंट अकाउंट्स की लाने के लिए, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लाया गया, ठीक है। आप पेपर में ना कई बार पूछ लेते हैं कि हम कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करें। तो मेनली आपने दो याद रखना, एक तो गैप और दूसरा IFRS, ठीक है। मेनली जो यूज किया जाता है वो गैप यूज किया है। गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मेनली तो ये गैप्स वाले यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स हैं, ठीक है, जो भी प्रिपेयर करना हो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये US में बनते हैं। तो बाकी कुछ कंट्रीज में जो है, मैनी कंट्रीज में कौन से यूज किया जाता है, IFRS। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कुछ में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंटिंग रूल्स जो हैं यूज किए जाते हैं, प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। एक तो हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो US में बनते हैं, और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, ध्यान से समझना, अकाउंटिंग कंसेप्ट और
अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन, इसमें क्या फर्क है? देखो कन्वेंशन तो तुम्हें नाम से ही पता चला है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होता है कोई ऐसी चीज जो तुम बार बार कर रहे हो और वो तुम्हारी हैबिट बन गई, वो एक है कन्वेंशन। मतलब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, जो प्रिंसिपल आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब एक इंटरप्राइज, एक कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीज कर रही है तो वो उसकी कन्वेंशन बन जाती है, फिर वो चीज उसी तरह से होने शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। कंसेप्ट में क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है, कंसेप्ट बेसिकली वो रूल्स, कंसेप्ट में वो बेसिक अजम्पशंस हैं जो अकाउंटिंग जिसमें काम करते हैं, मतलब जो मान के चलते हैं कि डिफरेंट अकाउंटेंट इसी को फॉलो करेंगे। तो मतलब जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली आपके कंसेप्ट बनाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाते हैं। और कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन मतलब समझ लो कि जो ओवर अ टाइम हम यूज, जैसे मान लो आप अपने घरों में कुछ सालों से कोई काम करते आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पूर्वज वो काम करता है, तो वो आपकी डेली लाइफ में भी रूटीन में दिखा है, वो कन्वेंशन बन जाता है। कंसेप्ट मतलब हम जो बेसिक अजम्पशन मान के चलते हैं कि डिफरेंट जो है अकाउंटेंट इसी को फॉलो करेंगे, तो ये जनरली कंसेप्ट जो है जनरली एक्सेप्टेड जो है अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। और कन्वेंशन जो होती हैं वो टाइम के साथ चेंज भी होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन है तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपकी कन्वेंशन चेंज भी होती रहती है, ठीक है। अब देखो आपको ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, ये नहीं पूछेगा। आपको डिफरेंट कंसेप्ट और कन्वेंशन के रिलेटेड जो है पेपर में आ सकते हैं, कौन सी कंसेप्ट या कौन सी कन्वेंशन क्या कहते हैं, तो इससे बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कवर करना है, एक एक करके हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में, जैसे एक है गोइंग मैंने आपको बोलता है कंसेप्ट जो भी है वो अजम्पशन मान के चलते हो। सबसे पहला अजम्पशन हमारी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट आपका कहता क्या है। जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ये आपकी क्या कहती है? गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग मतलब चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है वो एक लंबे समय तक चलता रहेगा। ये नहीं है कि बिजनेस आज खुला और 2 साल में बंद हो जाए, ऐसा नहीं मान के चलता। तो जो भी बिजनेस खुला है वो एक लॉन्ग रन में चलेगा, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। जैसे मान लो इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर मान लो एक आपने बिजनेस शुरू करने में आपने एक मशीनरी ली, ठीक है। अब आप इस मशीनरी को खरीदने में आपको जो भी खर्चा हुआ वो आप खर्चा इसका 1 साल में रिकॉर्ड नहीं करते हो सिर्फ। क्यों? क्योंकि आप मान के चलते हो कि एक बिजनेस लंबे समय तक चलता है, तो इस मशीनरी को जो आपने खरीदा इसका खर्चा जो है आप मल्टीपल ईयर्स में लेके जा सकते हो। क्यों लेके जा सकते हो? इसका खर्चा मल्टीपल ईयर में इसीलिए लेके जा सकते हो क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न जो एजम्पशन है वो ये मान के चलता है कि एक बिजनेस सिर्फ 1 साल में नहीं, मान लो आप लमसम मान के चलोगे, आप 1 साल नहीं मानोगे, आप मान के चलोगे आपका बिजनेस 20 साल तक चलेगा, तो आपको मशीनरी खरीदने में जो खर्चा हुआ उसको आप डिवाइड करके 20 साल में डाल सकते हो। ये कौन कहता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो एक बिजनेस है वो कंटिन्यू चलेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस में ये देखो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी अजम्पशन है जिसके बेसिस में आप जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सी अजम्पशन के बेसिस में? गोइंग कंसर्न के बेसिस में, ठीक है। आप इसको कैपिटल और रेवेन्यू मान सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये फीलिंग देता है कि आप कुछ खर्चों को ऐसा भी मान सकते हो कि वो लंबे समय तक चलेंगे क्योंकि आपका बिजनेस खुद लंबे समय तक चलेगा, ये यही तो कहता है। तो आपका जो कैपिटल है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मान लो आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी आपका एक एसेट है, एक कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट में जो खर्चा करते हो आप डायरेक्ट नोन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको कैसे पता चला वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इसलिए पता चला क्योंकि आपने जो मशीनरी खरीदने में खर्चा किया वो आप 1 साल में काउंट ना करके लंबे समय में भी काउंट कर सकते हो क्योंकि आपका एक बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ये गोइंग कंसर्न आपकी अजम्पशन कहती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं पहले ही समझाया था, आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऑन द बेसिस ऑफ योर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। सेकंड चलते हैं, पहले तो हम सारी अजम्पशन देखेंगे, उसके बाद हम बाकी प्रिंसिपल्स पर मूव करेंगे। सेकंड है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है? देखो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि मान लो जो आपने मेथड 1 साल यूज किया, ठीक है, आपको वही मेथड कंसिस्टेंटली यूज करना है नेक्स्ट ईयर में। ये नहीं कि आज इस साल कोई और मेथड यूज करके आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी चीज को, तो अगले साल अकाउंटेंट बोले मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, मैं दूसरे मेथड से करूंगा। तो अगर मेथड ही चेंज हो जाएंगे तो फिर कैसे फायदा? जैसे मान लो कई बार डिफरेंट कंट्रीज में होता है
कि नेशनल इनकम कभी करंट प्राइसेस में मान लेते हैं और कभी मान लेते हैं मार्केट प्राइसेस में, ठीक है, फैक्टर बायस में मान लेते हैं, कभी मार्केट प्राइसेस में। तो मान लो एक गवर्नमेंट आई वो फैक्टर प्राइसेस में मान के चले और एक जो है मार्केट प्राइस में मान के चले, तो फिर कैसे आप कंपेयर करोगे कि आपकी जो देश है वो नेशनल इनकम उसकी बढ़ भी रही है कि कम हो रही है। तो मतलब कंसिस्टेंसी अजम्पशन यही कहता है कि आप जो भी मैथड या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करोगे वो कंसिस्टेंटली ईयर्स आफ्टर ईयर्स चलनी चाहिए, ईयर्स आफ्टर ईयर वो चलनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साल चला तो अगले साल वो बंद हो गया। तो जो भी आप मैथड अडॉप्ट करोगे वो लंबे समय तक चलने चाहिए। इससे आपको एक ये हेल्प मिलती है कि मान लो पिछले साल अगर वही मेथड होगा, इस साल वही मेथड हो, तो आप इस साल की बैलेंस शीट को पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक ये फायदा। और दूसरा, मान लो कोई अकाउंटेंट पिछले साल आया और कोई अकाउंटेंट इस साल आया, तो अगर इस साल वाला अकाउंटेंट जो पहले यूज किया था हमने मेथड वो यूज नहीं करेगा, तो वो अपनी पर्सनल बायस भी ला सकता है कि मेरे साल में कंपनी ने अच्छा किया, ऐसा भी तो कर सकता है ना। तो इससे भी अवॉइड कर सकते हैं हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन से, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन जहां पर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नोन एज अक्रूवल अजम्पशन। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है कि जब भी, ध्यान से सुना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन मतलब किसी चीज का लेन देन होगा, उस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब वो एंटर्ड होती है। जब भी वो एंटर्ड होगी तभी हम उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, नॉट सेटलमेंट। जब उसकी सेटलमेंट हो तब हमें रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब मान लो मैं आपकी दुकान से एक नोटबुक लेके आया, तो आपने उसी टाइम लिखना है। मान लो मैंने उस नोटबुक के पैसे नहीं दिए, मैंने आपके नोटबुक के पैसे 2 महीने के बाद दिए, बट आप कभी उसको रिकॉर्ड करोगे जिस दिन मैं आपकी दुकान से नोटबुक लेके आया, ठीक है। ये आपको क्लियर है। एक्रूवल अजम्पशन यही कहता है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी टाइम पे रिकॉर्ड होगी जब वो ट्रांजैक्शन हुई, तब नहीं रिकॉर्ड होगी जब उसकी सेटलमेंट हुई, ठीक है। इससे आपको अच्छी एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप उस साल का रेवेन्यू और उस साल का खर्चा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और उन दोनों के बीच में मैच भी नहीं कर पाओगे। अक्रूवल अजम्पशन की वजह से ही आप मैचिंग इजीली कर सकते हो। तो आगे हम मैचिंग प्रिंसिपल में भी वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपने अगर कोई चीज़, ध्यान से समझना, मान लो आपने अगर कोई चीज़ जो मान लो 10 मई को ली कहीं से, ठीक है, कोई चीज़ ली, तो वो 10 मई को रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपने पैसे चाहे 20 मई को दिए, तो उसकी अगर आपको पूछे उसकी रिकॉर्डिंग कब हुई होगी, 10 मई में। जिस दिन वो सामान, वो ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन रिकॉर्डिंग हुई होगी, ना कि जिस दिन पैसे दिए गए, ठीक है। ये 3 अजम्पशन मेनली आपको याद करने हैं, ठीक है। पहले ही मैंने आपको अजम्पशन पढ़ा दी, जो कंसेप्ट है वो समझा दिए। अब हम चलेंगे बाकी प्रिंसिपल में मूव करेंगे। देखो 8-10 प्रिंसिपल हैं बट इंपॉर्टेंट है, वहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आता है इनमें से, ठीक है। जैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, अब आप एमसीक्यूज इस टॉपिक में प्रैक्टिस करना, आपके क्वेश्चन निकलेंगे। इस पहले तो मैं पूरा समझाऊंगा, फिर मैं बाद में अगर टाइम बचेगा, टाइम पर मिनट्स क्योंकि बहुत सिलेबस है, तो मैं एमसीक्यूज लाऊंगा, ठीक है। देखो अगर मान लो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन एक्स और वाई के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई ऑन 10th of May एंड पेमेंट हैज बीन डन ऑन 20th May, तो व्हेन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो 10th में ही आएगा, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन, और ऐसे पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल, तो आप बोलोगे एक्रूवल प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर। तो तीनों आपको समझ आ गए, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी अजम्पशन थी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन, वो कहता है कि एक बिजनेस जो खुला वो बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। इसीलिए हम अपना जो भी खर्चा उसको कैपिटल रेवेन्यू में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज नोन है कंसिस्टेंसी, वो कहता है कि एक मैथड जो है वो ही मैथड कंसिस्टेंटली आप ईयर आफ्टर ईयर यूज करोगे, ऐसा नहीं करोगे एक साल यूज किया तो नेक्स्ट यूज नहीं किया। एक्रूवल अजम्पशन ये कहता है कि जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई उसी टाइम आपने उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब उसकी सेटलमेंट होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रिंसिपल्स में। सबसे पहला प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि बिजनेस अलग है, ठीक है, ऑनर अलग है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। ऑनर का अलग अकाउंट है, बिजनेस का अलग अकाउंट है, ठीक है। ऑनर जो है एक तरह का क्रेडिटर है बिजनेस के लिए, जैसे बाकी क्रेडिटर है ना जिसने बिजनेस को उधार दिया, ऑनर भी उसी तरह से उसने बिजनेस में उधार किया, और जो हमने ऑनर से पैसा लिया हुआ है वो हमारे बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। ये कौन कहता है? ये कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। सेकंड आपका कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।
मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होंगी जिनको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। किसी की ऑनेस्टी, कोई हार्ड वर्किंग है, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? मनी मेजरमेंट। भाई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा प्रिंसिपल कहता है ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे आप किसी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है बिजनेस में उसको लायबिलिटी मानते हो, वो बिजनेस यही थोड़ा घुमाएगा और क्या करेगा। मतलब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है ऑनर ने किसी कंपनी में, उसकी जो कैपिटल है उसको लायबिलिटी आप कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में मानते हो? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्योंकि वो बोलता है बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट हम वही जो मेजर हो सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, हम उन्हीं को सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। एक प्रिंसिपल आपका इंपॉर्टेंट है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है भाई, मिल कहीं पर भी जाएगा और बुक रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होता और एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम अब नहीं लगेगा, या कोई भी और बुक जो आपकी है, इसलिए बोल रहा हूँ वहां से कर लेना। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि आपको अपनी कंपनी की जो भी सिचुएशंस हैं उनको डिस्क्लोज करना है उनके यूजर के लिए, चाहे वो इंटरनल यूजर हैं चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट है, मान लो आपका कंपनी एक्ट है, मान लो आपका जीएसटी एक्ट है, उनमें लिखा हुआ है कि आपने अपनी अपनी ये चीजें तो डिस्क्लोज करनी है। उसको छोड़ के भी अगर आपको चीजें जो है वो डिस्क्लोज करनी है तो आप उनको डिस्क्लोज करोगे, आपने अपनी सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, ये कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इससे क्या फायदा है? मान लो किसी बैंक ने तुम्हें लोन दिया हुआ है और अगर तुम उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता ही नहीं रहे हो तो बैंक को क्या पता चलेगा तुम कल डूबने वाले हो कि नहीं हो? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको अपनी जो भी सिचुएशन है उसको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उनको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपका एक है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, देखो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है कि जो आपका पूरा अकाउंट, आपका बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है सारी, ठीक है, आपकी जो बिजनेस की लाइफ है, आप उसको छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दो। ठीक है, और उसके बेसिस में आप अपने जो है वो रिकॉर्ड्स बनाओ। जैसे मान लो आपका जो हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, कुछ क्वार्टरली चीजें बनती हैं, ठीक है, कुछ 6 महीने में बनती हैं, हाफ ईयरली चीजें बनती हैं। ठीक है, मान लो कोई स्टेटमेंट हाफ ईयरली बनती है, कोई क्वार्टरली बनती है 3-3 महीने में, कोई 1 साल के बाद बनती है। ये क्या है कि आपने देखो, आपने माना होगा कि हमारा बिजनेस तो लाइफ टाइम चलेगा, तो आपको उसको फिर डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना। हर साल के बाद आप फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च में क्यों फाइनेंशियल क्लोजिंग करते हो? यही कि हमने उसको डिफरेंट स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड किया है, उस स्मॉल पीरियड्स में हम कंपनी की जो अचीवमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कहता है कि आपकी इंटरप्राइजेज की जो आपकी कंपनी है उसकी जो लाइफ है उसको आप स्मॉल पीरियड में रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड कर दो और उसके बेसिस में आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करो, ताकि जो यूजर हैं फाइनेंशियल सिचुएशन का वो देख सकें कि आपका बिजनेस जो है वो कहां पर पहुंच जाए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है जो मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बात कर रहा था, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म। कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपका यही कहता है कि जो आपका प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में उसको आप एंटिसिपेट नहीं करो, बट जो आपका लॉस होने वाला है जो फ्यूचर में हो सकता है उसको आपने एंटिसिपेट करना है। ठीक है, मतलब ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी एंटिसिपेटेड फर्स्ट, उसको आपने कंसिडरेशन में लेना है, नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को मत लो कंसिडरेशन में, बट जो आपके लॉसेस हैं, ठीक है, आपने ऐसे याद कर सकते हो, डू नॉट एंटिसिपेट a profit but all possible losses। जो आपके सारे लॉस हो सकते हैं उसको आप पहले ही एंटिसिपेट करो, बट आप प्रॉफिट जो फ्यूचर में होंगे उनको एंटिसिपेट नहीं करो। ठीक है, इससे क्या होता है कंपनी की क्लियर पिक्चर निकल के आती है। अब ये ना हो कि अगर मुझे दिख रहा हो कि अगले साल मेरी कंपनी पूरी डूबने वाली है और मैं वो ना लिखूं तो अगले साल वो डूब जाएगी, तो इससे कंपनी की रियल पिक्चर नहीं ना आई। तो अगर जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले अगर आप उसको पहले ही लिख लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, आपके पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आप किस पे रिकॉर्ड करते हो? मैंने आपको यही बताया, क्लोजिंग स्टॉक आपके कंपनी में आप कितना स्टॉक पड़ा हो वो आप किस पे रिकॉर्ड करते हो? जो भी आपका कॉस्ट
जो है चीज़ की कॉस्ट या आपकी जो नेट रियलाइजेशन वैल्यू है जिसका मार्केट प्राइस, उनमें से जो लोवेस्ट होगा वो लोवेस्ट होगा, आप उस लोवेस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। वो किस बेसिस के प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पे, ठीक है। क्योंकि लोवेस्ट आप इसलिए मान के चलते हो कि अगर फ्यूचर में मुझे लॉस हुआ भी तो मैंने पहले ही लोवेस्ट वैल्यू ली हुई है ना, दोनों में से। देखो ना, मान लो अगर एक चीज 50 रुपए की अभी उसका मार्केट प्राइस है, अगर अभी वो मार्केट में आप 70 रुपए की बेच सकते हो, बट आप उसको रिकॉर्ड 50 रुपए में ही करोगे, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में वो लॉस हुआ तो आपने पहले ही आपने 50 में ही उसको लिखा हुआ है अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। तो इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को किस में रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट या नेट रियलाइजेशन वैल्यू की जो लोएस्ट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि क्लोजिंग स्टॉक इस नेट रियलाइजेशन वैल्यू या कॉस्ट प्राइस के लोएस्ट में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में? तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट और कौन से प्रिंसिपल हैं? और एक आपका इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं रिवाइज करवाऊंगा लेक्चर के एंड होते हुए, डोंट वरी। एक कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि आपने वो आइटम डिस्क्लोज करनी है जिनकी सिग्निफिकेंस है यूजर के लिए। फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपने वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो सिग्निफिकेंस है किसी के लिए। अब कौन सी सिग्निफिकेंस है, कौन सी नहीं है, कौन सी मटेरियल है, कौन सी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, अगर मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस एंटरप्राइजेज, उन्होंने सोफे खरीदे 5 कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए 5 सोफे खरीदे, ठीक है। अब उनके लिए वो रिकॉर्ड करना मानो वो जरूरी नहीं है। रेनोवेशन हुई है उनके कमरे की, उसमें 5 सोफे आ गए, उनके लिए वो जरूरी नहीं है। मान लो मेरी कंपनी है जो है ही 30-40 हज़ार 50 हज़ार उसका वो महीने का अर्निंग कर रही है, तो उसमें अगर मैं सोफे ले आऊँगा 3, तो अगर मैं वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं बताऊंगा तो मैं गलत कर रहा हूं ना। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करे। कोई चीज किसी कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट है, कोई चीज किसी कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट नहीं भी होगी। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि आपने वो चीजें डिस्क्लोज करनी है जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो यूजर के लिए। फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी डिस्क्लोज कर दो, ठीक है, दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल में याद रखना कि मटेरियल कोई चीज है, कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है चीज किस तरह की और उसका अमाउंट कितना है, और वो कंपनी से कंपनी वेरी करेगा। मान लो एक किसी कंपनी के लिए, मैंने जैसे आपको बताया 5 सोफे खरीदना किसी एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है डिस्क्लोज करना। अब मेरी बात सुनिए यार, मुकेश अंबानी ने 5 सोफे लिए अपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज के लिए, वो यूजर को बताना कितने हद तक रिक्वायर्ड है? वो यूजर के तो शेयर ही इतने महंगे होंगे, बट जैसे मेरी छोटी सी कंपनी है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप समझोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कौन से 1-2 रह गए वो भी क्लियर कर। एक है डुअलिटी प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। डुअलिटी प्रिंसिपल, देखो डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं जिसको, ये क्या कहता है? देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना उसके 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है, 2 इफेक्ट होते हैं, बस ये आपको याद है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी एंटरप्राइज होता है उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक इसलिए तो हम डेबिट क्रेडिट साइड में है, एक डेबिट हो रहा होगा कहीं ना कहीं इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी हो रहा होगा, ठीक है, ये याद कर लेना। तो अगर डेबिट हो रहा है तो इतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी कहीं, इसलिए हमारी जो बुक कीपिंग होती है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, ठीक है, 2 एंट्रीज होते हैं एट अ टाइम। कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो 2 एंट्री। जैसे मान लो मैंने अवेकनिंग क्लासेस शुरू किया, मैंने अवेकनिंग क्लासेस में 10 लाख रुपया लाया, ठीक है, अवेकनिंग क्लासेस को शुरू करने में। तो मान लो ये जो 10 लाख रुपया है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो कंपनी के लिए, ध्यान से सुना, इसके 2 चीजें, जो मैंने 10 लाख रुपया लाया, इससे क्या होगा? 10 लाख रुपए के मान लो मैंने सामान खरीद लिया, वो जो सामान खरीदे गए कंपनी के लिए वो कल फ्यूचर में कंपनी को काम आएंगे, वो कंपनी के लिए एसेट है। बट ऑन द अदर हैंड कंपनी मैं उसके लिए लाइबिलिटी हूं। अब कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपया देना भी है, तो ठीक है, तो 2 चीजें हुई ना इससे। देखो इससे नहीं समझो, ये समझो। मान लो आपने क्या किया, एक पेन बनाने वाली मशीन लाई, ठीक है, पेन बनाने वाली मशीन लाई। एक कंपनी का ओनर है पी पर्सन, इसने क्या किया, कंपनी को 5 लाख रुपया दिया। इस 5 लाख रुपया से कंपनी एक्स कंपनी ने क्या किया, पेन लाने वाली मशीन की। अब यहाँ पर 2 चीजें हुई। एक, जो 5 लाख रुपया इस पी पर्सन ने कंपनी में लाया तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि 5 लाख रुपया इसको पे करना, एक ये चीज हुई। और दूसरा, इसने जो ये मशीन कंपनी ने उस पैसे की खरीदी, ये मशीन जो है कंपनी के लिए एसेट बनी। तो एक चीज से 2 निशाने हुए ना, तो मतलब 2 चीजें डबल एंट्री होती है कोई भी एक ट्रांजेक्शन की। ये कौन सा कंसेप्ट के बेसिस में होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट और कौन सा है इंपॉर्टेंट है? मैचिंग प्रिंसिपल। यहां से भी क्वेश्चन आता है। मैचिंग प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी भी आपको पढ़ा चुका हूं। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि 1 साल का जो भी
रेवेन्यू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक साल का जो रेवेन्यू है उसी साल के खर्चों के साथ उसको रिलेट करो, ठीक है। जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के खर्चों को रिलेट करो, ठीक है। इसीलिए जब कोई देखो जो दुकान से सामान लेके जाता है आप उसी टाइम पे रिकॉर्ड करते हो ना, जब वो पैसे देता है वो रिकॉर्ड नहीं करता। ये मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस में इसको हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि ट्रू पिक्चर शो होती है, ठीक है। पेमेंट कब मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्रूवल प्रिंसिपल यही कहता है ना कि आपका जब कोई ट्रांजेक्शन हुई उसी टाइम रिकॉर्ड करो, ना कि जब पेमेंट हो। वही उसकी हेल्प से मैचिंग हो सकती है, मतलब एक साल का रेवेन्यू जो है उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच हो जाए, इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। तो एक टाइम का रेवेन्यू, एक साल का रेवेन्यू एक साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच हो जाए, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। और कौन सा प्रिंसिपल है? एक दो प्रिंसिपल और हैं, जैसे कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यार, इसको अच्छे से देख लेना। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मानो आपने कोई सामान खरीदा, मानो मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने कोई मशीनरी खरीदी, उस फिक्स्ड एसेट को, मान लो फिक्स्ड एसेट था मशीनरी, इसको लाया मैंने, मान लो मशीन मेरी 2 लाख की आई सिर्फ, इसको लाने में मैंने जहां से मंगवाई वहां से मेरे को 20,000 खर्चा आ गया, ठीक है। 20 के वहां से खर्चा हो गया। मान लो इसको इंस्टॉल करने वाला बंदा आया, उसने भी 10 के ले लिए, तो इसकी मैं कितनी कॉस्ट लिखूंगा वहां पे जब मैंने मशीन लिखी? इसकी मैं कॉस्ट लिखूंगा 2,30,000, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कॉस्ट प्रिंसिपल जो है, कॉस्ट प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जो भी आपने सामान लिया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी जो बाकी उसमें इंस्टॉलेशन में चीज़ें हैं जो आपने खरीदने में वर्क आई, उनको भी साथ में उनकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उनकी कॉस्ट को छोड़ दो, ठीक है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल ये चीज़ आपका कहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। एक आपका है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। वैसे तो ये इतना नहीं पूछता बट फिर भी देख लो। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जो है वेरीफाइएबल चीज़ें भी होनी चाहिए, जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी जो उस बिजनेस को जो है सपोर्ट करें। मान लो आपने कहीं से कंपनी के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई चीज़ खरीदी, तो उसके बिल्स भी आपके पास होने चाहिए। तो ये कब काम आता है? ये वेरीफाइएबल प्रिंसिपल, आपके पास बिल फिल हो तो जब आपका ऑडिट होता है ना, तो आप इस वेरीफाइएबल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको शो करते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये कहता है कि वेरीफाइएबल एविडेंसेस भी होने चाहिए, उनको ऑब्जेक्टिव्स मानेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली यूज किए जाते हैं जब कंपनी की ऑडिट वगैरह होती है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक और प्रिंसिपल लास्ट आएगा, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है जो भी रेवेन्यू आपने कमाया, ठीक है, जब ट्रांजैक्शन एंटर हुई तो तब आपने उस रेवेन्यू को, अपने रेवेन्यू को लिखना है, ना कि तब जब आपने बेसिकली उस अमाउंट को पे किया, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना और रेवेन्यू का रिसीव होना, ये दो सेपरेट चीजें हैं, इनको समझो, ठीक है। मानो रेवेन्यू, देखो आपने जो रेवेन्यू जिस दिन रिकॉग्नाइज किया, मान लो आपने कोई सामान बेचा, उस दिन ही आपका रेवेन्यू बन गया, तो आप उसी दिन उसको लिख लोगे, ना कि जब आपको उसकी पेमेंट, रेवेन्यू की पेमेंट आएगी, ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। ये मिलता जुलता है एक्रूवल प्रिंसिपल के साथ। एक्रूवल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन होती है आप तभी उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि जब वो उसकी सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट जब मर्जी उसे कोई लेन देन, जब भी ट्रांजैक्शन होगी तभी आप रिकॉर्ड करो। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में ये कहता है कि रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज कब होगा? रिकॉग्नाइज जब वो, मान लो वो चीज होगी, मान लो मैंने अपने लेवल पे तुम्हें पेन दे दिया, ठीक है, तो रेवेन्यू तभी मेरे लिए वो हो गया। अब वो कब आता है वो उससे कोई लेना देना। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रेवेन्यू रिसीप्ट अलग अलग कंसेप्ट है। रेवेन्यू को हम तब रियलाइज मानेंगे, अर्न मानेंगे जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ना कि ट्रांजैक्शन होने का मतलब है कि जब मैंने आपको सामान बेचा तो मैं आपसे कोई ना कोई आपको बिल तो दूंगा ना, तो उसके बेसिस में जैसे हम पढ़ाऊंगा आपको मैं, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है, ये चीजें क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें कोई बिल में तुम्हें दे दूंगा ना कि तुमने, मतलब ये सामान है, ठीक है, इतने पैसे तुम्हें मुझे देने अब, ठीक है। तो जब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब एक तरह की जब हमने एक कुछ ऑब्लिगेशन शो कर दी, तभी हम उसको लिख लेंगे, ना कि जब उसमें सेटलमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे, एक बार ये सारे प्रिंसिपल ऊपर से मैं तुम्हें वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हवा में चल रही चीजें। सबसे पहले हमने देखा गोइंग कंसर्न, कि एक जो कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो उसके बेसिस में, इसी के बेसिस में हम कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर को डिफरेंट करते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि एक जो प्रिंसिपल है वही चलाओ, ये नहीं कि हर
दूसरे तीसरे साल चेंज करोगे। अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है जब सेटलमेंट हुई तभी लिखना जरूरी नहीं है, जब आपका एंटर्ड हुआ ट्रांजेक्शन हुई तभी आपने लिख देना है, ठीक है। सेटलमेंट जब मर्जी हो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, ऑनर का पैसा जो बिजनेस में आएगा वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि वही ट्रांजेक्शन जो है जिनको मॉनेटरी टर्म में कर सकते हो, मनी टर्म्स में कर सकते हो, वही रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है आपका कि जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट को छोड़ के भी बाकी भी सब कुछ आप डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। और इसका थोड़ा चेंजिंग है बेसिकली हमारा जो है मटेरियल वाला, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है बेसिकली हमारा कि जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट है ना वो शो करो, ठीक है। जो मटेरियल है किसी के लिए, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा ना, किसी के लिए कुछ मटेरियल होगा, किसी के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि पूरा अकाउंटिंग को स्मॉल स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर लो, इसी के बेसिस में हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं ना डिफरेंट टाइम्स के बाद, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रूडेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसको एंटिसिपेट बेशक मत करो, बट जो लॉस होने वाला है उसको पहले ही एंटिसिपेट करो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस में जो लोवेस्ट है उसमें लिखो, ताकि अगर फ्यूचर में प्राइस गिर भी जाए, लॉस हो भी जाए, तो आपने पहले ही उसको उस वे में कंसीडर किया होता है, ठीक है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो क्रेडिट हो रही होती है, कहीं ना कहीं डेबिट हो। ये आपको इजीली तब समझ आएगा जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है इस साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस के साथ मैच करो, पीछे का कोई लेन देन नहीं है, नेक्स्ट का कोई नहीं। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो जो भी आपने चीज ली तो उसकी इंस्टॉलेशन में जो बाकी एडिशनल कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करोगे आप उसी में। ये भी एसेट की कॉस्ट है, सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट यहाँ पे 2 लाख नहीं है, ये जो आपने उसकी इंस्टॉलेशन में खर्चा किया ये भी उसी में आएगा। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्शन मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है वेरीफाइएबल वोचर काइंड आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप कोई बंदा पर्सनली उसमें बायस नहीं कर सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकता ना। ये ना हो कि 20,000 की चीज है तो 30 की लिखे, उसके साथ एक वोचर होगा, ठीक है, जो आप वेरीफाई कर सकते। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है कि रेवेन्यू को रियलाइज तब मानोगे जब ट्रांजेक्शन एंटर हो गया, जब आपने ऑब्लिगेशन शो कर दी कि ये रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट हो गया। सेटलमेंट एक अलग चीज है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग है, और रिसिप्ट होना रेवेन्यू का एक अलग चीज है। तो ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द कंसेप्ट टू यू ऑल। तो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपके कोई भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप देखो पढ़ा मैंने दिया, अब आपको अगर प्रैक्टिस करना हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है सेक्शनल और फुल लाइन टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। आपने गूगल में जाना है, awakeningclasses.in लिखना है, वहां पर आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो ना। आपके सारे सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट वहां पे अपलोड है। इनफैक्ट जो आपका अकाउंटेंसी का एक सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है और दूसरा भी विद इन डेज में कर दूंगा, ठीक है। तो आप awakeningclasses.in गूगल में लिखना, वहां पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कल ही मैंने जीके का वहां पर सेक्शनल टेस्ट अपलोड किया है, जो कि लेटेस्ट जैसे क्वेश्चन आया, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्लास है वहीं पर शेयर करते हैं हम। बाकी यार प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दिए हैं। मैराथन सेशंस जो है डिफरेंट, जैसे जनरल साइंस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जीके के ऑलरेडी कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के 3 सेशन मैराथन जल्दी से कंप्लीट करो, तो कल हम उसका नेक्स्ट देखेंगे। एक वीक में 2 मैराथन सेशन हम अकाउंटेंसी के करेंगे, बाकी इकोनॉमिक्स और स्टैट्स जो है मीनवाइल आपकी चलती रहेंगी। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पढ़ाना पसंद आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो विद योर कलीग्स, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।